नमस्कार दोस्तों, हिंदी नोवेल टेलर में आपका स्वागत है। आज की इस एकल वीडियो में सुनिए अध्याय 91 से 100 तक की रोमांचक कहानी, जहां आरव अपने सफर के दौरान एक विशाल और रहस्यमयी युद्ध साधक दल के संपर्क में आता है। स्वर्ग स्तरीय युद्ध साधक की प्राचीन विरासत की खबर सुनकर उसकी रुचि जाग उठती है और अंततः उसका पीछा करते करते वो एक ऐसी खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी घाटी तक पहुंच जाता है जहां किसी शक्तिशाली विरासत और एक भयंकर आत्मशक्तिवान वानर के छिपे होने की बात सामने आते। आरव का इरादा शुरुआत में केवल उस काली सेडान को रुकने पर मजबूर करने का था, लेकिन उसने स्वयं भी नहीं सोचा था कि घटनाएं इस तरह पलट जाएंगी और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर पुल की रेलिंग से जा टकराएगी। हालांकि जो परिणाम सामने आया था उससे आरव बिल्कुल संतुष्ट था। उसने बिना कुछ कहे अपने हाथों में पकड़ी दोनों पिस्तौलें बेतवा नदी में फेंक दी और फिर पलटी हुई कार की ओर बढ़ गया। कार के भीतर बैठे दोनों लोग घायल जरूर हुए थे, लेकिन उनकी सांसों और धड़कनों की गति देखकर आरव समझ गया कि चोटें जानलेवा नहीं थीं। कुछ ही क्षण बाद कार का दरवाजा भीतर से खुला और भेड़िया सरदार अपने चालक के साथ किसी तरह बाहर निकल आया। दोनों सड़क किनारे बैठ गए, कार से टिककर अपने चेहरों पर लगा खून पोंछने लगे और बुरी तरह हांफते हुए अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश करने लगे। आरव उनके सामने जाकर बैठ गया और व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ भेड़िया सरदार को देखते हुए बोला, अब भाग क्यों नहीं रहे? भेड़िया सरदार ने सिर उठाकर आरव की ओर देखा। उसकी आंखों में निराशा, क्रोध और असहायता साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने गहरी सांस लेकर पूछा, मुझे बताओ, आखिर किसने तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए हमें भेजा था? आरव ने ठंडी आवाज में कहा, पहले मेरा इरादा सिर्फ तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने का था, लेकिन अभी मैंने अपना फैसला बदल दिया है। उसकी आंखों में अचानक हत्या की ठंडी चमक उभरी और उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी जान लूंगा। आरव की आवाज में ऐसा दृढ़ विश्वास था कि भेड़िया सरदार की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके पूरे शरीर में अनायास कंपकंपी दौड़ गईं। वो समझ चुका था कि यह युवक केवल डराने के लिए ऐसा नहीं कह रहा था। आरव वास्तव में उसे मारने वाला था। फिर भी जीवन बचाने की इच्छा ने उसके भीतर संघर्ष करने की आखिरी ताकत जगा दी। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए कहा, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मुझे छोड़ दो। आरव ने सिर हिलाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भेड़िया सरदार ने तुरंत कहा, 1 करोड़ रुपए ले लो और मुझे जाने दो। उसने आरव की आंखों में कोई हलचल नहीं देखी तो समझ गया कि रकम कम है। वो जल्दी से बोला, 3 करोड़ रुपए दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। आरव हल्का सा हंसा और बोला, मुझे धन पसंद है, लेकिन तुम्हारा गंदा पैसा नहीं चाहिए। इसे स्वीकार करने के बाद मेरे पीछे अनावश्यक मुसीबतें लग जाएंगी। वैसे भी मैं मुसीबतों से डरता नहीं हूं, लेकिन बेवजह अपने पीछे परेशानी खड़ी करने का कोई कारण नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मर जाओ। इतना कहते ही आरव ने भेड़िया सरदार की गर्दन के पास से उसका कॉलर पकड़ा और उसे इतनी आसानी से उठा लिया जैसे वो कोई हल्की वस्तु हो। फिर वो उसे पुल की रेलिंग की ओर घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा। भेड़िया सरदार ने जैसे ही नीचे उफनती बेतवा नदी को देखा, उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया। उसे अंदाजा हो गया कि आरव उसे पुल से नीचे फेंकने वाला है। वो बुरी तरह छटपटाया और चीख पड़ा, 10 करोड़! मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा, मुझे छोड़ दो। लेकिन आरव ने उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही क्षणों में वो पुल की रेलिंग तक पहुंच गया। नीचे बेतवा नदी का पानी तेज बहाव के साथ गर्जना कर रहा था। बारिश अब भी लगातार हो रही थी और तेज हवाएं पुल के ऊपर से गुजर रही थीं। आरव ने नीचे झांक कर देखा। यदि वो भेड़िया सरदार को यहां से फेंक देता तो उसके शरीर पर पहले से ही बंद किए गए सभी मर्म बिंदुओं के कारण वो तैर भी नहीं पाता और कुछ ही क्षणों में नदी की गहराई में समा जाता। उसी समय आरव के पीछे बैठे चालक की आंखों में भय की जगह क्रूरता उभर आई। उसने अपनी जैकेट के भीतर हाथ डाला और एक पिस्तौल निकालकर आरव की पीठ पर निशाना साध दिया। उसके मन में विचार आया कि यदि वो आरव को मार देता और अपने सरदार की जान बचा लेता तो भेड़िया सरदार उसे अपना सबसे विश्वसनीय आदमी बना देगा। फिर उसके पास धन होगा, प्रभाव होगा और अपराध की दुनिया में ऊंचा स्थान होगा। यही लालच उसके भीतर हिंसक उत्साह भर रहा था। लेकिन जैसे ही चालक ने ट्रिगर दबाने के लिए उंगली आगे बढ़ाई, पुल की रेलिंग के पास खड़े आरव ने अचानक अपना बायां हाथ पीछे की ओर घुमाया। सूंह! उसके हाथ से निकला एक फेंकने वाला चाकू तेज सफेद चमक में बदल गया और बारिश की मोटी धार को चीरता हुआ सीधा चालक के गले में जा धंसा। चालक की आंखें फैल गईं। उसके गले से टूटी हुई कराह निकली और उसका शरीर कुछ क्षण तक तड़पने के बाद शांत हो गया। ये वही चाकू था जिसे आरव ने पहले भेड़िया सरदार से छीन लिया था। आरव ने चालक को मारने का इरादा नहीं किया था, लेकिन उस आदमी ने स्वयं मृत्यु को चुनौती दी थी और आरव के पास उसे जीवित छोड़ने का कोई कारण नहीं था। यदि भेड़िया सरदार आरव की उस कार्रवाई को ध्यान से देख पाता तो उसे समझ आता कि जिस फेंकने वाले चाकू पर उसे वर्षों से इतना घमंड था, उसके सामने आरव की कला कितनी भयावह थी। आरव ने फिर भेड़िया सरदार की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें कम से कम सम्मानजनक मृत्यु दूंगा, लेकिन अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की
तो तुम्हें इसी नदी में फेंक दूंगा और मछलियां तुम्हारा बाकी काम कर देंगी। भेड़िया सरदार ने कांपती आवाज में पूछा, तुम जानना क्या चाहते हो? आरव ने पूछा। तुम्हारे भूखा भेड़िया गिरोह को मेरे पीछे किसने लगाया था? भेड़िया सरदार कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने आरव की ओर घूरते हुए पूछा, पहले तुम अपना नाम बताओ, आखिर तुम हो कौन? आरव ने कहा, मेरा नाम आरव है। इतना कहकर उसने अपने चेहरे से राक्षसी मुखौटा हटा दिया ताकि भेड़िया सरदार उसका चेहरा साफ देख सके। फिर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अब याद आया? भेड़िया सरदार की आंखें अचानक फैल गईं। अगले ही क्षण उसके चेहरे पर पछतावे की गहरी छाया उतर आई। वो दर्द भरी हंसी हांसते हुए बोला, तुम आरव हो? तो ये सब तुम थे। अगर मुझे पहले पता होता कि हमने किससे दुश्मनी मोल ली है तो हम ये काम कभी स्वीकार ही नहीं करते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो जान चुका था कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है। उसने दया की भीख मांगने के बजाय आरव के प्रश्न का उत्तर देना ही बेहतर समझा। उसने कहा, मैं इतना ही जानता हूं कि तुम्हें मरवाने वाला आदमी खुद को काली छाया कहता है। उसने एक बार हमारे भूखा भेड़िया गिरोह के खाते में बड़ी रकम भेजी थी और आदेश दिया था कि तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएं। उसी आदेश पर मैंने भैरव पहलवान को तुम्हारे पीछे भेजा था। हमारे धंधे में यही होता है, जो पैसा देता है उसका काम कर देते हैं। लेकिन ये काली छाया आखिर है कौन, हम वास्तव में नहीं जानते। आरव ने ध्यान से उसकी बात सुनी और तुरंत समझ गया कि भेड़िया सरदार झूठ नहीं बोल रहा था। उसने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने भेड़िया सरदार को नीचे उतारा और अपनी बाईं हथेली उसके सीने पर रख दी। अगले ही क्षण उसकी हथेली से प्रचंड सत्य ऊर्जा का प्रवाह निकला और सीधे भेड़िया सरदार के हृदय मर्म पर प्रहार कर गया। भेड़िया सरदार का हृदय उसी क्षण थम गया। उसके चेहरे पर कुछ क्षण तक पीड़ा की लहर दौड़ी और फिर उसके शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो गई। उसकी आंखों में मृत्यु से पहले एक अजीब सी मुक्ति दिखाई दी। आरव ने उसकी ओर दोबारा नहीं देखा। वो तुरंत मुड़ा और बारिश की घनी चादर के बीच बिजली की गति से दूर निकल गया। उसे पीछे कोई सबूत छूट जाने की चिंता नहीं थी, क्योंकि उस रात की तेज बारिश और तूफानी हवा कुछ ही समय में पुल पर मौजूद लगभग हर निशान मिटा देने वाली थी। अगली सुबह जैसे ही भेड़िया सरदार की मृत्यु की खबर पूरे मालवा नगर के अपराध जगत में फैली, वहां भारी हलचल मच गई। भैरव पहलवान की मौत पहले ही गिरोह को हिला चुकी थी, लेकिन सरगना की मृत्यु ने उसकी जड़ें ही काट दी थीं। अब भूखा भेड़िया गिरोह का कोई ऐसा नेता नहीं बचा था जिसे बाकी लोग पूरे सम्मान के साथ स्वीकार कर सकें। गिरोह के अलग अलग गुटों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया और कुछ ही दिनों में पूरा संगठन भीतर से टूटने लगा। शहर की दूसरी आपराधिक ताकतों ने इस अवसर का लाभ उठाया और भूखा भेड़िया गिरोह के क्षेत्रों तथा अवैध कारोबारों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कभी पूरे मालवा नगर के अंडरवर्ल्ड में भय का नाम बन चुका भूखा भेड़िया गिरोह देखते ही देखते बिखर गया और कुछ ही दिनों में उसका अस्तित्व लगभग पूरी तरह समाप्त हो गया। ये समाचार मालवा नगर पुलिस थाना तक भी पहुंचा। खबर सुनते ही कई पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली। विशेष अपराध शाखा की प्रमुख तारा सिंह के लिए यह खबर किसी बड़ी जीत से कम नहीं थी। पिछले कई वर्षों से विशेष अपराध शाखा की फाइलों में भूखा भेड़िया गिरोह से जुड़े अनगिनत गंभीर अपराध दर्ज थे। जब से तारा सिंह ने विशेष अपराध शाखा की कमान संभाली थी, वो इस गिरोह के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन ठोस सबूतों के अभाव और गिरोह के भीतर फैले प्रभावशाली संपर्कों के कारण हर बार उसके हाथ बंध जाते थे। आज पहली बार उसे लगा कि उसके कंधों पर रखा एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। भेड़िया सरदार मर चुका था, गिरोह के सदस्य नेतृत्वहीन होकर बिखर चुके थे और मालवा नगर के लिए एक बड़ा अपराधी खतरा अपने आप समाप्त हो चुका था। लेकिन आरव के लिए यह अंत नहीं था। काली छाया अब भी पर्दे के पीछे छिपी हुई थी, वही रहस्यमयी व्यक्ति जिसने उसे मरवाने के लिए पैसे दिए थे। आरव की आंखों में अब एक नई ठंडी चमक थी। खूंखार भेड़िए का अंत हो चुका था, लेकिन असली शिकारी अभी भी अंधेरे में छिपा था। मालवा नगर के विशेष अपराध शाखा कार्यालय में अपने कमरे की कुर्सी पर बैठी तारा सिंह भौहें सिकोड़कर गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर भूखा भेड़िया गिरोह के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे असली वजह क्या थी? क्या यह गिरोह के भीतर की आपसी दुश्मनी का परिणाम था, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी साजिश छिपी हुई थी? बाहर से देखने पर पूरा मामला भले ही सीधा दिखाई दे रहा था, लेकिन तारा सिंह को न जाने क्यों लगातार महसूस हो रहा था कि इस घटना की असली कहानी अभी सामने नहीं आई है। अचानक उसके विचार आरव की ओर मुड़ गए। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह सब आरव से जुड़ा हो सकता है? भैरव पहलवान आखिर भूखा भेड़िया गिरोह का ही आदमी था और उसने पहले आरव पर हमला किया था। ऐसे में आरव के मन में उस गिरोह के प्रति बदले की भावना होना असंभव नहीं है। ऊपर से उसकी प्राचीन युद्ध कला इतनी शक्तिशाली है कि भेड़िया सरदार को समाप्त करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। जितना अधिक तारा सिंह इस संभावना पर विचार करती गई, उतना ही उसे लगा कि आरव के पास हत्या करने का कारण भी था और उसे अंजाम देने की क्षमता भी। लेकिन ये केवल उसके मन में उठने वाले संदेह थे, जिन्हें वो किसी के सामने कहने वाली नहीं थी। वास्तव में अगर भेड़िया सरदार की हत्या आरव ने ही की होती, तब भी तारा सिंह उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती।
वो अच्छी तरह जानती थी कि भेड़िया सरदार ने वर्षों से न जाने कितने अपराध किए थे और शहर में हुई कई अनसुलझी हत्याओं के पीछे उसका हाथ होने का संदेह था। बस उसकी आपराधिक गतिविधियां इतनी छिपी हुई थीं कि पुलिस कभी उसे रंगे हाथों पकड़ नहीं पाई थी। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु को तारा सिंह न्याय का परिणाम ही मानती। अगर वास्तव में आरव ने उसे खत्म किया था तो उसके मन में उसके प्रति नाराजगी के बजाय शायद संतोष ही होता। आरव का विचार आते ही तारा सिंह के हृदय में अनायास ही हल्की सी गर्माहट उभरी और जाने क्यों उसने अपना फोन उठाकर आरव का नंबर मिला दिया। दूसरी ओर उसी समय आरव अपने पिता हरिशंकर के पैरों की अंतिम जांच कर रहा था। कई दिनों तक लगातार उपचार करने के बाद उसके पिता के पैर पूरी तरह ठीक हो चुके थे और अब वे सामान्य रूप से चल फिर सकते थे। इतना ही नहीं, खाली समय में आरव ने अपने माता पिता को एक ऐसी सरल और सौम्य युद्ध कला भी सिखाई थी जो इस संसार की प्रसिद्ध धीमी साधना जैसी थी। उसने उन्हें समझाया था कि नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ रहेगा, रोगों से बचाव होगा और आयु भी लंबी हो सकती है। अपने बेटे को किसी महान गुरु से शिक्षा मिली है। इस विश्वास के कारण हरिशंकर और उनकी पत्नी सुमित्रा ने उसकी हर बात पर पूरा भरोसा किया। यही कारण था कि अब हर सुबह मोहल्ले के पार्क में दोनों पति पत्नी को साथ साथ उस सौम्य युद्ध कला का अभ्यास करते हुए देखा जा सकता था। तभी आरव के फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया और दूसरी ओर तारा सिंह की आवाज सुनते ही मुस्कुराकर कहा, अधिकारी तारा, क्या मेरे लिए फिर कोई नया काम लेकर आई हैं? आरव के इस मजाक का मतलब तारा सिंह अच्छी तरह समझती थी। वो जानती थी कि आरव जिस काम की बात कर रहा है उसका मतलब पुलिस द्वारा वांछित अपराधियों को पकड़ना और बदले में मिलने वाले इनाम को प्राप्त करना था। लेकिन इस बार तारा सिंह ने उसके मजाक का जवाब नहीं दिया और सीधे गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने भेड़िया सरदार को मारा है? आरव ने तुरंत गंभीर चेहरा बनाकर कहा, अधिकारी तारा, ऐसी बात मजाक में भी मत कहिए। किसी की हत्या करना बहुत गंभीर अपराध है और मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूं। मैं ऐसा अपराध करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? तारा सिंह ने बिना पीछे हटे कहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास हत्या करने का कारण था और भेड़िया सरदार को मारने की क्षमता भी। आरव हंस पड़ा और बोला, आप भी जानती हैं कि भेड़िया सरदार कैसा इंसान था। उसने न जाने कितने लोगों के साथ दुश्मनी मोल ली थी। उसके पीछे ऐसे लोगों की कमी नहीं होगी जो उसकी जान लेना चाहते हो। अगर हत्या का कारण तलाशें तो मेरा नाम तो शायद सूची में बहुत नीचे आएगा। और फिर इस दुनिया में शक्तिशाली योद्धाओं की कमी नहीं है। मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं जो भेड़िया सरदार को मार सकता था। अधिकारी तारा, सच में मेरा इस मामले से कोई संबंध नहीं है। आप मुझ पर शक करना बंद कीजिए, मुझे डर लगने लगा है। तारा सिंह ने कुछ क्षण चुप रहने के बाद पूछा, सच में तुमने नहीं मारा? आरव ने तुरंत उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं। तारा सिंह ने आखिरकार कहा, ठीक है, अगर तुम कहते हो कि तुमने नहीं मारा तो नहीं मारा। वैसे तुम्हारी चोटें अब कैसी हैं? उसका स्वर अचानक बदल गया था। कठोर अधिकारी की आवाज में अब चिंता साफ सुनाई दे रही थी। इस अचानक बदलाव से आरव भी एक पल के लिए चौंका, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मेरी चिंता करने के लिए धन्यवाद अधिकारी तारा। मेरी सारी चोटें पूरी तरह ठीक हो चुकी हैं। बस पीठ पर जो निशान बचा है वो थोड़ा खराब दिखता है। तारा सिंह ने कुछ सोचते हुए कहा, राजधानी के वैद्य भवन में कुछ ऐसे वैद्य हैं जो घाव के निशान मिटाने का विशेष लेप तैयार करते हैं। मैंने सुना है कि वो काफी प्रभावी है। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारे लिए थोड़ा लेप मंगवा दूंगी, तुम इस्तेमाल करके देख लेना। आरव मुस्कुराया और बोला, आपकी कृपा है अधिकारी तारा, लेकिन हमारे परिवार की भी पीढ़ियों पुरानी आयुर्वेदिक चिकित्सा परंपरा है। मैं भी ऐसा लेप बना सकता हूं जो किसी से कम प्रभावी नहीं होगा। मैंने वैद्य धनंजय शास्त्री के साथ शर्त लगाई है कि अगर मैं 1 वर्ष के भीतर अपनी पीठ का निशान पूरी तरह नहीं मिटा पाया तो मुझे उनका शिष्य बनना पड़ेगा। इसलिए अपने पिता रुद्र प्रताप सिंह से कह दीजिए कि वे 10 लाख रुपए संभाल कर रखें। हो सकता है मुझे जल्द ही वो रकम लेने जाना पड़े। तारा सिंह इस शर्त के बारे में पहले से जानती थी। वो जानती थी कि वैद्य धनंजय शास्त्री राजधानी के 4 महान राष्ट्रीय वैद्यों में से एक थे और 10 लाख रुपए की शर्त अब उसके पिता रुद्र प्रताप सिंह के पास सुरक्षित थी। हालांकि तारा सिंह को यह विश्वास नहीं था कि आरव चिकित्सा कला में वैद्य धनंजय शास्त्री से आगे निकल सकता है, लेकिन इतना जरूर था कि यदि वैद्य धनंजय शास्त्री स्वयं आरव को अपना शिष्य बनाना चाहते थे तो इसका अर्थ था कि आरव की चिकित्सा कला साधारण नहीं हो सकती। आखिर इस संसार में अनगिनत चिकित्सक ऐसे थे जो वैद्य धनंजय शास्त्री के शिष्य बनने का सपना देखते थे, लेकिन उन्होंने आज तक किसी को अपना शिष्य बनाने में विशेष रुचि नहीं दिखाई थी। कुछ क्षण बाद तारा सिंह ने सहजता से पूछा, तुम राजधानी के यंजिंग अस्पताल में अपनी इंटर्नशिप कब शुरू करने वाले हो? आरव ने जवाब दिया, शायद अगले 2-3 दिनों में निकल जाऊंगा। तारा सिंह ने धीमे स्वर में कहा, यात्रा अच्छी रहे। फोन कटने के बाद तारा सिंह अपनी कुर्सी की पीठ से टिक गई। उसके सुंदर चेहरे पर हल्की उदासी उतर आई थी। कुछ देर तक वो चुपचाप बैठी रही। फिर अचानक उसने दोबारा फोन उठाया और दूर अवंती में रहने वाले अपने पिता रुद्र प्रताप सिंह को फोन कर दिया। फोन जुड़ते ही उसने कहा, पिताजी, मैं राजधानी में काम करना चाहती हूँ।
दूसरी ओर से उसके पिता की आवाज आई, बेटी, तुम मालवा नगर में बहुत अच्छा काम कर रही हो, अचानक स्थानांतरण के बारे में क्यों सोच रही हो? तारा सिंह ने धीमे स्वर में कहा, कुछ खास नहीं, बस अपना काम करने का माहौल बदलना चाहती हूं। रुद्र प्रताप सिंह ने बेटी की आवाज में छिपी बात को पूरी तरह समझ तो नहीं पाया, लेकिन उसने अधिक सवाल नहीं किए और कहा, ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ। 10 दिनों के भीतर मैं तुम्हारे स्थानांतरण की व्यवस्था कर दूंगा। तारा सिंह ने कहा, धन्यवाद पिताजी। उसके पिता हंस पड़े और बोले, अरे बेटी, अपने पिता से भी इतनी औपचारिकता? अच्छा, पिछली बार जब तुम घर आई थी तब मैं पूछना भूल गया था, उस समीर शेखर के साथ तुम्हारा रिश्ता कहां तक पहुंचा? तारा सिंह तुरंत बोली, पिताजी, मैं पहले भी कह चुकी हूं कि मुझे समीर शेखर पसंद नहीं है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। रुद्र प्रताप सिंह ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी माए को भी शुरू में मैं पसंद नहीं था, लेकिन जब हम दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा और समझा तब उसे मेरे अंदर की अच्छाइयां दिखाई देने लगीं और आखिरकार हम साथ आ गए। मुझे लगता है समीर शेखर बुरा लड़का नहीं है, तुम उसके साथ थोड़ा समय बिताकर देखो, शायद तुम्हें भी उसकी कुछ अच्छाइयां दिखाई दें। तारा सिंह ने झुंझलाकर कहा, पिताजी। लेकिन रुद्र प्रताप सिंह ने उसकी बात बीच में ही रोकते हुए धीमे और गंभीर स्वर में कहा, बेटी, मैं जानता हूं कि तुम अभी तक अर्जुन सिंह को पूरी तरह अपने दिल से निकाल नहीं पाई हो, लेकिन अर्जुन सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम मजबूत बनो, अपने पुराने दुख की छाया से बाहर निकलो और अपने जीवन में फिर से खुशियां आने दो। क्या तुम ऐसा नहीं चाहती? तारा सिंह कुछ क्षण चुप रही और फिर बोली, पिताजी, अब मैं पहले से बहुत बेहतर हूं, लेकिन जब भी आप समीर शेखर की बात करते हैं मुझे गुस्सा आने लगता है। मालवा नगर में स्थानांतरण के बाद उसने मुझे एक से अधिक बार परेशान किया है और इसी वजह से आरव के साथ भी उसकी कई बार अप्रिय झड़प हो चुकी है। जैसे ही तारा सिंह ने आरव का नाम लिया, दूसरी ओर अचानक उसके पिता की आवाज बदल गई, रुको, आरव, उसका इस मामले में क्या संबंध है? जल्दी बताओ कि आखिर हुआ क्या था? अपने पिता की जिज्ञासा देखकर तारा सिंह ने माथे पर हाथ रख लिया। उसे समझ आ गया कि अब उससे बचना मुश्किल है। आखिरकार उसने पूरी घटना बतानी शुरू की। कैसे समीर शेखर ने उसे 2 बार फूल भेजे थे, कैसे उसने दोनों बार आरव को ढाल बनाकर उसे दूर रखने की कोशिश की, और किस तरह इस पूरे मामले के कारण आरव और समीर शेखर के बीच तनाव पैदा हुआ। पूरी बात सुनने के बाद रुद्र प्रताप सिंह कुछ देर तक बिल्कुल शांत रहे। फिर उन्होंने धीमे स्वर में एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने तारा सिंह के भीतर अचानक हलचल मचा दी, बेटी, क्या तुम्हारे मन में आरव के लिए भावनाएं हैं? फोन की दूसरी ओर अचानक सन्नाटा छा गया। तारा सिंह के पास इस सवाल का कोई सीधा उत्तर नहीं था। वो कुछ कह नहीं सकी, लेकिन कभी कभी शब्दों से अधिक गहरा उत्तर वही मौन देता है जो अनजाने में दिल की सच्चाई स्वीकार कर लेता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हिंदी नॉवल टेलर को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आरव और अर्जुन सिंह के चेहरे एक दूसरे से बेहद मिलते जुलते थे, और ऊपर से जिस तरह आरव ने अपनी जान की परवाह किए बिना तारा सिंह की जान बचाई थी, उसे देखते हुए अगर उसके मन में आरव के लिए भावनाएं पैदा हो गई थीं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन रुद्र प्रताप सिंह ने गहरी सांस लेते हुए गंभीर स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारे दादाजी भी उस समीर शेखर को काफी पसंद करते हैं। कुछ दिन पहले ही उनका मुझे फोन आया था। वे चाहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे को थोड़ा और समझो और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। तारा सिंह ने तुरंत अपने पिता की बात बीच में काटते हुए दृढ़ स्वर में कहा, मेरे निजी मामलों में किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है, मैं अपने जीवन का फैसला खुद कर सकती हूँ। रुद्र प्रताप सिंह के होठों पर बेबस मुस्कान आ गई। अवंती में बैठे वो अपनी बेटी के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। तारा सिंह बचपन से ही बेहद जिद्दी थी और एक बार अगर वो किसी बात का निर्णय कर लेती तो फिर उसे बदलना लगभग असंभव था। यहां तक कि राजधानी में ऊंचे पद और प्रभाव रखने वाले उसके दादाजी भी उसके निर्णय को आसानी से नहीं बदल सकते थे। पिता पुत्री की बातचीत समाप्त होने के बाद रुद्र प्रताप सिंह को कुछ दिन पहले की अपनी मालवा नगर यात्रा याद आ गई। उस समय उन्होंने मालवा प्रथम जन चिकित्सालय में घायल आरव से मुलाकात की थी और उन्हें अच्छी तरह पता था कि गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होते ही आरव राजधानी के प्रतिष्ठित राजकीय आरोग्य अस्पताल में इंटर्नशिप करने जाने वाला है। अब छुट्टियां समाप्त होने वाली थीं और ठीक इसी समय उनकी बेटी ने अचानक राजधानी पुलिस में अपना स्थानांतरण कराने की इच्छा जताई थी। क्या इन दोनों बातों के बीच कोई संबंध था? रुद्र प्रताप सिंह ने माथे पर हाथ रखते हुए मन ही मन सोचा, लगता है मेरी बेटी सचमुच उस लड़के को पसंद करने लगी है। नहीं, मुझे इस बारे में सुरभि देवी से बात करनी होगी। शायद हमें राजधानी में बैठे बूढ़े पिता को भी इसकी जानकारी देनी पड़े। वो बूढ़ा जितना जिद्दी है, अगर उसे अचानक पता चला कि उसकी पोती ने अपनी पसंद से किसी और को चुन लिया है तो दादा पोती के बीच मनमुटाव हो सकता है और फिर उस स्थिति को संभालना आसान नहीं होगा। ये सोचकर रुद्र प्रताप सिंह ने तुरंत अपनी पत्नी सुरभि देवी को फोन कर दिया, जो शिक्षा विभाग में कार्यरत थीं। दूसरी ओर पिछले कुछ दिनों से आरव का पूरा परिवार भी बेहद व्यस्त था।
हरिशंकर के पैर पूरी तरह ठीक हो चुके थे और अपने बेटे के मजबूत समर्थन के कारण अब वो वर्षों से बंद पड़ी अपनी पारंपरिक चिकित्सा दुकान को दोबारा खोलने की तैयारी में जुट गए थे। पहले दुकान में लगातार घाटा होने के कारण सुमित्रा हमेशा अपने पति के दोबारा दुकान खोलने के विचार का विरोध करती थी, लेकिन अब परिवार के पास पर्याप्त धन था और आरव ने उन्हें कई प्रभावशाली औषधियों की विधियां भी सौंप दी थी। ऊपर से वो पूरे विश्वास के साथ कह चुका था कि इस बार दुकान निश्चित रूप से अच्छा पैसा कमाएगी। इसलिए अब सुमित्रा ने भी दुकान दोबारा खोलने का विरोध करना छोड़ दिया था। दुकान का नाम भी पहले की तरह आरव पारंपरिक चिकित्सा केंद्र ही रखने का निर्णय लिया गया। ये दुकान उनके घर से ज्यादा दूर नहीं थी और पास पास स्थित 2 दुकानों को मिलाकर बनाई गई थी। पहले वहां एक पारंपरिक औषधि की दुकान हुआ करती थी, लेकिन खराब व्यापार के कारण उसके पुराने मालिक ने उसे हरिशंकर को सौंप दिया था। जब हरिशंकर ने दुकान संभाली थी तब वहां उपचार के लिए आवश्यक अधिकांश उपकरण, लकड़ी की औषधि, अलमारियां और अन्य सामान पहले से मौजूद थे। अब उन्हें केवल आरव द्वारा दी गई औषधियों के अनुसार कुछ विशेष जड़ी बूटियां खरीदनी थीं। उन्हें उचित तरीके से अलग अलग अलमारियों में रखना था और दुकान के बाहर नया बोर्ड लगाना था। इन दिनों आरव का अधिकांश समय अपने माता पिता की दुकान व्यवस्थित कराने में ही बीत रहा था। वो अपने पिता द्वारा खरीदी गई जड़ी बूटियों को ध्यानपूर्वक अलग करता, उन्हें साफ करवाता, उचित मात्रा में काटकर अलग अलग डिब्बों और अलमारियों में रखता और हर औषधि को उसकी आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थित करता। सुमित्रा ने भी अपनी पुरानी सड़क किनारे वाली छोटी दुकान लगाना बंद कर दिया था। अब वो नई दुकान खुलने के बाद वहीं बैठकर हिसाब किताब संभालने और ग्राहकों से पैसे लेने वाली थी। उन्हें मन ही मन ये सोचकर भी खुशी हो रही थी कि अब वो अपने परिवार के व्यवसाय में एक तरह से मालकिन की भूमिका निभाएंगी। आर्या भी पढ़ाई के कारण बाहर रहने के बावजूद सप्ताहांत में घर लौटकर परिवार की सहायता करने लगी। आखिरकार जब दुकान की सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तो हरिशंकर ने शुभ मुहूर्त निकलवाकर आरव पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के दोबारा उद्घाटन का दिन तय कर दिया। परिवार ने शुरुआत में इसे बिल्कुल साधारण तरीके से करने की योजना बनाई थी। उनका विचार था कि बस दुकान के सामने कुछ पटाखे छोड़ दिए जाएं, पूजा कर ली जाए और फिर शांतिपूर्वक दुकान खोल दी जाए। लेकिन उद्घाटन की सुबह जो हुआ उसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। आरव के मित्र सूर्य प्रताप को जब दुकान के उद्घाटन की खबर मिली तो वो अकेला नहीं आया। वो अपने साथ बड़ी संख्या में लोगों और अपने करीबी साथियों को लेकर सीधे दुकान पर पहुंच गया। पिछले कुछ समय में सूर्य प्रताप और आरव की दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी कि दोनों बिना किसी झिझक के एक दूसरे से हर तरह की बात कर लेते थे। सूर्य प्रताप अक्सर आरव को अपने 4 ऋतु महल नामक आलीशान होटल में बुलाकर साथ बैठता, भोजन करता और कभी कभी देर तक बातचीत करता था। आरव भी सूर्य प्रताप के खुले और स्पष्ट स्वभाव को पसंद करता था और जब भी वो बुलाता लगभग कभी मना नहीं करता था। दोनों के बीच मित्रता इतनी सहज हो चुकी थी कि भोजन के दौरान आरव कई बार सूर्य प्रताप की युद्ध कला से जुड़ी कुछ समस्याओं पर सहजता से सलाह भी दे देता था, जिससे सूर्य प्रताप को काफी लाभ हुआ था। कुछ दिन पहले जब दोनों साथ भोजन कर रहे थे तब आरव ने सहजता से बता दिया था कि उसके परिवार की पारंपरिक चिकित्सा दुकान जल्द ही दोबारा खुलने वाली है। सूर्य प्रताप ने उस बात को सामान्य सूचना की तरह नहीं लिया। उसने उसे अपने मन में रख लिया था और आज अपने मित्र की दुकान के उद्घाटन को यादगार बनाने के लिए पूरी तैयारी के साथ पहुंच गया था। उसके साथ उसके कई विश्वसनीय साथी और मित्र थे। देखते ही देखते दर्जनों गाड़ियां उस इलाके में आकर खड़ी हो गईं और आसपास की सड़कें वाहनों से भर गईं। सूर्य प्रताप का उद्देश्य केवल अपने मित्र को बधाई देना नहीं था। वो चाहता था कि इलाके के लोगों के बीच आरव पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की शुरुआत का अच्छा प्रभाव पड़े और दुकान को पहले ही दिन पहचान मिल जाए। दूसरी ओर आरव ने पहले ही सूर्य प्रताप से स्पष्ट रूप से कहा था कि उसकी चिकित्सा कला से जुड़ी विशेष बातों को सार्वजनिक न किया जाए। जब आरव ने सुहानी के मस्तिष्क के गंभीर रोग को ठीक किया था तब भी उसने सूर्य प्रताप से आग्रह किया था कि इस बात को किसी के सामने न बताया जाए। वो अपनी सामान्य जिंदगी को अचानक बदलना नहीं चाहता था, खासकर उस समय जब हरिशंकर के पैरों का उपचार अभी शुरू ही हुआ था। आरव को डर था कि अगर उसकी चिकित्सा कला की खबर फैल गई तो देश भर से लोग उसके घर के बाहर उपचार कराने के लिए पहुंचने लगेंगे और उसके परिवार की शांत जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाएगी। आरव की इच्छा का सम्मान करते हुए वृद्ध सोमदेव यानी सूर्य प्रताप के परिवार के मुखिया ने भी परिवार के युवाओं को इस रहस्य को बाहर न फैलाने का सख्त आदेश दिया था। इसलिए अभी तक सूर्य परिवार के बाहर किसी को ये पता नहीं था कि आरव ने सुहानी जैसे गंभीर रोगी को ठीक किया था। इस बार भी सूर्य प्रताप ने अपने मित्र की दुकान की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए केवल अपने विश्वसनीय लोगों को साथ लाया था। इतना ही नहीं, उसने बाद में अपने कई करीबी मित्रों को व्यक्तिगत रूप से फोन किया और कहा कि उसके बेहद खास दोस्त की पारंपरिक चिकित्सा दुकान खुल रही है, इसलिए वे आकर उसका उत्साह बढ़ाएं। सूर्य प्रताप शहर के प्रभावशाली युवाओं में गिना जाता था और उसके संपर्कों का दायरा बहुत बड़ा था।
उसके अनुरोध को ठुकराने की हिम्मत बहुत कम लोगों में थी। इसलिए कुछ ही समय में उद्घाटन स्थल पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और लगभग हर आने वाला व्यक्ति अपने साथ एक बड़ा शुभकामना लिफाफा भी लेकर आया। ये दृश्य देखकर हरिशंकर और सुमित्रा के चेहरे खुशी से चमक उठे। बाहर से दोनों भले ही कह रहे थे कि उद्घाटन साधारण तरीके से करना था, लेकिन मन के किसी कोने में वे भी चाहते थे कि उनके बेटे की नई शुरुआत धूमधाम से हो। शहर में उनके रिश्तेदार और करीबी मित्र बहुत कम थे। गांव में उनके कई रिश्तेदार जरूर थे, लेकिन वे आर्थिक रूप से साधारण लोग थे और इतनी दूर से उन्हें बुलाना भी उचित नहीं लगता था। इसलिए जब आज अचानक इतने सारे सम्मानित लोग उनकी दुकान पर पहुंच गए और बधाई के लिफाफे देने लगे, तो दोनों के भीतर एक अलग ही संतोष पैदा हुआ। सुमित्रा को तो इतने लिफाफे मिल रहे थे कि कुछ देर बाद उनके हाथ थकने लगे। दुकान के अंदर पहुंचने के बाद सूर्य प्रताप ने हरिशंकर से गर्मजोशी से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके बाद आरव ने उसे एक तरफ बुलाकर धीमे स्वर में कहा, भाई सूर्य, ये मेरे लिए थोड़ा अप्रत्याशित था। तुम 100 से ज्यादा लोगों को लेकर आ गए हो और अब दोपहर होने वाली है। मैंने इतने लोगों के भोजन और ठहरने की कोई व्यवस्था भी नहीं की है। सूर्य प्रताप ने हंसते हुए हाथ हिलाया और कहा, उसकी चिंता मत करो, मैंने पहले ही सब सोच लिया था। मेरे 4 ऋतु महल में 1 दर्जन से ज्यादा कमरे तुम्हारे मेहमानों के लिए तैयार हैं। उद्घाटन के बाद सब वहीं चलेंगे और आराम से भोजन करेंगे। आरव ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन भोजन के बाद खर्च का हिसाब करवा देना, मैं पूरा भुगतान करूंगा। सूर्य प्रताप तुरंत बोला, होटल मेरा है और तुम मेरे भाई जैसे हो, पैसों की बात मत करो। आरव ने गंभीर होकर सिर हिलाया। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। मैं तुम पर यह एहसान नहीं रखना चाहता। अब मैं पैसों की कमी में भी नहीं हूं। तुम भूल गए क्या? मैंने वैद्य हर्षवर्धन के बेटे हुआ यी से शर्त जीतकर 10 लाख रुपए कमाए हैं और ऊपर से आज तुम्हारे तथा तुम्हारे मित्रों द्वारा दिए गए शुभकामना लिफाफों में भी काफी रकम है। उससे मैं भोजन का पूरा खर्च चुका सकता हूं। सूर्य प्रताप ने अपने दोस्त की गंभीरता देखकर आखिरकार हार मान ली और बोला, ठीक है, तब मैं तुमसे केवल लागत के बराबर ही पैसा लूंगा। अब तो खुश हो? आरव मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद। दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि अचानक दुकान के बाहर लोगों में हलचल मच गई। कई लोगों की आवाजें एक साथ सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर अचानक कोई अप्रत्याशित घटना घट गई हो। आरव और सूर्य प्रताप ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दोनों साथ साथ दुकान से बाहर निकल आए। लेकिन जैसे ही आरव की नजर सामने पहुंची, उसके कदम वहीं ठिठक गए। भीड़ के बीच खड़ा वो व्यक्ति उसके लिए पूरी तरह अप्रत्याशित था और उसे यहां देखने की उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। ये यहां क्यों आए हैं? आरव और सूर्य प्रताप ने अपने सामने खड़े सफेद बालों और लंबी सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध को देखते ही लगभग एक साथ मन ही मन यही प्रश्न किया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पुनर्जीवन आयुर्वेद भवन के स्वामी और वैद्य परिवार के मुखिया हरिदत्त शर्मा थे। उनके पीछे वैद्य परिवार के 4 युवा सदस्य खड़े थे और उनमें से प्रत्येक के हाथ में एक सुंदर लकड़ी का संदूक था, जिसके भीतर क्या रखा था ये अभी किसी को पता नहीं था। पुनर्जीवन आयुर्वेद भवन और वैद्य परिवार की पूरे भारतवर्ष में प्रतिष्ठा थी और मालवा नगर के पारंपरिक चिकित्सा जगत में हरिदत्त शर्मा का नाम लगभग हर सम्मानित व्यक्ति जानता था। इसलिए जैसे ही सूर्य प्रताप के साथ उद्घाटन समारोह में आए लोगों की नजर हरिदत्त शर्मा पर पड़ी, उनके चेहरों पर आश्चर्य और जिज्ञासा साफ दिखाई देने लगी। उनकी नजरें अब हरिशंकर और उसके परिवार पर पहले से कहीं अधिक सम्मान और कौतूहल के साथ टिक गई थीं। आखिर जिस व्यक्ति का इतना बड़ा नाम हो, अगर वो स्वयं किसी नई खुली पारंपरिक चिकित्सा दुकान के उद्घाटन पर बधाई देने आए, तो निश्चित रूप से उस दुकान और उसके मालिक की पृष्ठभूमि साधारण नहीं हो सकती थी। लेकिन वहां मौजूद अधिकांश लोग आरव पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का नाम पहले कभी नहीं सुन पाए थे और उसके मालिक हरिशंकर को भी कोई विशेष रूप से नहीं जानता था। हरिदत्त शर्मा ने जैसे ही आरव को दुकान से बाहर आते देखा, उन्होंने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहा, मित्र आरव, तुम्हें इस नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं बिना निमंत्रण के चला आया हूं, आशा है तुम इसका बुरा नहीं मानोगे। इतना कहकर उनकी नजर आरव के बगल में खड़े सूर्य प्रताप पर पड़ी और उनकी सफेद भौहें हल्की सी ऊपर उठ गईं। अरे, ये तो सूर्य प्रताप है, तुम यहां कैसे? सूर्य प्रताप ने तुरंत सम्मानपूर्वक हाथ जोड़ते हुए कहा, प्रणाम वैद्यवर। आरव मेरा बहुत करीबी मित्र है। उसके परिवार की दुकान आज दोबारा खुल रही है, इसलिए मैं स्वयं उसे शुभकामना देने आया हूं। सूर्य परिवार और वैद्य परिवार का कार्यक्षेत्र अलग अलग था, इसलिए दोनों परिवारों के बीच कोई विशेष व्यावसायिक संबंध नहीं थे। लेकिन मालवा नगर के प्रभावशाली परिवारों में दोनों की गिनती होने के कारण उनके युवा सदस्यों का एक दूसरे से परिचय अवश्य था। सूर्य प्रताप अपने परिवार के मुखिया सोमदेव का उत्तराधिकारी माना जाता था, जबकि हरिदत्त शर्मा न केवल पुनर्जीवन आयुर्वेद भवन के स्वामी थे, बल्कि वैद्य परिवार के मुखिया और देश के सम्मानित पारंपरिक चिकित्सकों में से एक थे। कुछ समय पहले जब सुहानी को गंभीर मस्तिष्क रोग का पता चला था, तब सूर्य प्रताप अपने दादा सोमदेव के साथ स्वयं हरिदत्त शर्मा के पास उपचार की आशा लेकर गया था। हरिदत्त शर्मा ने उस समय पूरी जांच के बाद अपनी असमर्थता व्यक्त की थी,
लेकिन उसी घटना के कारण दोनों परिवारों के बीच एक औपचारिक परिचय और गहरा हुआ था। आरव ने पहले हरिदत्त शर्मा को चिकित्सा और युद्ध कला दोनों में पराजित किया था और पुनर्जीवन आयुर्वेद भवन से 6 लाख रुपए की राशि लेकर गया था। इसलिए उसे लगा था कि अब शायद वैद्य परिवार उसे अपना प्रतिद्वंद्वी समझता होगा। ऐसे में हरिदत्त शर्मा का स्वयं उसके परिवार की दुकान के उद्घाटन पर आना उसके लिए वास्तव में अप्रत्याशित था। लेकिन कुछ क्षण सोचने के बाद आरव को पूरी बात समझ में आ गई। उसने मन ही मन सोचा, ये वृद्ध बधाई देने के बहाने मुझसे संबंध सुधारना चाहता है। लगता है अभी भी चाहता है कि मैं किसी न किसी तरह पुनर्जीवन आयुर्वेद भवन से जुड़ जाऊं। इस विचार पर आरव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसने सम्मानपूर्वक कहा, वैद्यवर, आपके जैसे वरिष्ठ व्यक्ति का हमारे छोटे से चिकित्सा केंद्र में स्वयं आना हमारे लिए सम्मान की बात है। कृपया भीतर आइए। हरिदत्त शर्मा मुस्कुराते हुए दुकान के भीतर आए और सबसे पहले हरिशंकर तथा सुमित्रा को उद्घाटन की शुभकामनाएं दी। हरिशंकर ने युवावस्था में एक प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक संस्थान से पारंपरिक चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की थी और बाद में अपना छोटा सा चिकित्सा केंद्र चलाया था। इसलिए वो पुनर्जीवन आयुर्वेद भवन की प्रतिष्ठा से भली भांति परिचित थे। जब आरव ने उन्हें बताया कि उनके सामने खड़े व्यक्ति वैद्य परिवार के मुखिया हरिदत्त शर्मा हैं, तो हरिशंकर इतने सम्मान और उत्साह से भर गए कि कुछ क्षणों के लिए उन्हें समझ ही नहीं आया कि हाथ कहाँ रखें और क्या कहें। सुमित्रा और आर्या की स्थिति भी अलग नहीं थी। वे दोनों भी इतने बड़े व्यक्ति के सामने अचानक हुए इस सम्मान से कुछ घबरा सी गईं। 4 सदस्यों वाले पूरे परिवार में केवल आरव ही पूरी तरह शांत और स्थिर दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर न अहंकार था, न ही किसी बड़े व्यक्ति के सामने झुकने की आवश्यकता से अधिक उत्सुकता। वो बिल्कुल सहज भाव से खड़ा था। हरिदत्त शर्मा ने यह देखकर मन ही मन सिर हिलाया और आरव के प्रति उनकी प्रशंसा और बढ़ गई। कुछ क्षण बाद उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारे उद्घाटन पर कोई सामान्य शुभकामना लिफाफा लेकर नहीं आया हूं। उसकी जगह मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष औषधीय उपहार लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि तुम इन्हें स्वीकार करोगे। इतना कहते ही उन्होंने पीछे खड़े चारों युवकों को संकेत किया। चारों युवक तुरंत आगे आए और अपने हाथों में पकड़े लकड़ी के संदूक सामने रख दिए। हरिदत्त शर्मा एक एक करके उनके ढक्कन खोलते गए और भीतर रखी दुर्लभ औषधियों का परिचय देने लगे। पहले संदूक में अत्यंत दुर्लभ और 100 वर्ष से अधिक पुरानी जंगली हिमालयी अश्वगंधा थी, जिसे उत्तराखंड के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र से प्राप्त किया गया था। दूसरे संदूक में 100 वर्ष से अधिक पुरानी शतावरी की दुर्लभ जड़ रखी थी, जिसे मध्य भारत के घने वन क्षेत्रों से विशेष रूप से प्राप्त किया गया था। तीसरे संदूक में हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों से लाई गई लगभग 100 वर्ष पुरानी कुटकी की दुर्लभ औषधि थी, जबकि चौथे संदूक में लगभग 130 वर्ष पुराना अत्यंत दुर्लभ काला गुडूची लता का औषधीय संग्रह रखा था। जैसे जैसे हरिदत्त शर्मा प्रत्येक औषधि का परिचय देते गए, वहां मौजूद अनुभवी चिकित्सकों और औषधि व्यापारियों के मुंह से अनायास ही आश्चर्य की सांस निकलने लगी। सूर्य प्रताप की आंखें भी फैल गईं और वो अविश्वास से उन औषधियों को देखने लगा। हरिशंकर तो कुछ क्षणों के लिए जैसे स्तब्ध रह गए। सुमित्रा और आर्या भले ही उन औषधियों की वास्तविक कीमत और दुर्लभता पूरी तरह न समझ पा रही थीं, लेकिन आसपास मौजूद लोगों के चेहरों से उन्हें साफ समझ आ रहा था कि हरिदत्त शर्मा जो लेकर आए थे वो साधारण उपहार बिल्कुल नहीं था। आरव बाहर से शांत बना रहा, लेकिन भीतर से वो भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसने मन ही मन सोचा, ये वृद्ध वास्तव में मित्रता दिखाने के लिए काफी बड़ी कीमत चुका रहा है। पुनर्जीवन आयुर्वेद भवन देश के सबसे बड़े पारंपरिक चिकित्सा संस्थानों में से एक है, इसलिए उसके औषधीय भंडार की समृद्धि का अंदाजा लगाना भी आसान नहीं। ये चारों औषधियां किसी भी बड़े पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पर्याप्त थीं। 100 वर्ष से अधिक पुरानी जंगली औषधियां शरीर की दुर्बलता दूर करने, रक्त और जीवन शक्ति को बढ़ाने, हड्डियों और स्नायुओं को मजबूत करने तथा कई गंभीर रोगों के उपचार में अत्यंत उपयोगी मानी जाती थीं। सामान्य परिस्थितियों में भी ऐसी दुर्लभ औषधियां अत्यंत महंगी होती थीं और प्रत्येक की कीमत लाखों रुपए तक पहुंच सकती थी। आरव के पूर्व जन्म के ज्ञान के अनुसार साधारण संसार में 100 वर्ष से अधिक पुरानी औषधियां पहले ही अत्यंत दुर्लभ मानी जाती थीं, जबकि साधना की दुनिया में ऐसी औषधियों को आध्यात्मिक औषधि बनने की दिशा में पहला कदम माना जाता था। दुर्भाग्य से हरिदत्त शर्मा द्वारा लाई गई इन औषधियों में मौजूद प्राकृतिक जीवन शक्ति समय के साथ काफी हद तक समाप्त हो चुकी थी। फिर भी यदि इन्हें उचित विधि से औषधियों में मिलाया जाए तो उनके प्रभाव निश्चित रूप से असाधारण हो सकते थे। लेकिन जब हरिदत्त शर्मा ने मुस्कुराते हुए उन औषधियों को आरव की ओर बढ़ाया, तो आरव ने बिना किसी झिझक के अपना हाथ आगे कर उन्हें रोक दिया और दृढ़ स्वर में कहा, वैद्यवर, आपकी भावना के लिए मैं हृदय से आभारी हूं, लेकिन मैं इन चारों वस्तुओं को स्वीकार नहीं कर सकता। हरिदत्त शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि आरव इतने मूल्यवान उपहार को भी सीधे ठुकरा देगा। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, क्यों? ये सभी अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान औषधियां हैं, इन्हें स्वीकार करने में तुम्हें आपत्ति क्यों है? आरव ने शांत स्वर में कहा, ठीक इसी वजह से कि ये बहुत मूल्यवान है, मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता।
हमारे समाज में एक बात कही जाती है कि घर में अनावश्यक धन और दुर्लभ वस्तुओं का प्रदर्शन दूसरों की नजर आकर्षित करता है। यदि आपने ये लाखों रुपए की औषधियां हमारे छोटे से चिकित्सा केंद्र में सबके सामने दे दी और इसकी खबर फैल गई, तो न जाने कितने लालची लोगों की नजर हमारे परिवार पर पड़ सकती है। फिर इन्हें दुकान में रखें तो चोरी का डर रहेगा और घर में रखें तो डकैती की चिंता। ऐसी स्थिति में हम न तो चैन से दुकान चला पाएंगे और न ही अपने परिवार के साथ सामान्य जीवन जी पाएंगे। आरव ने कुछ क्षण रुककर गंभीर मुस्कान के साथ कहा, इसलिए आपकी भावना को अस्वीकार नहीं कर रहा हूं वैद्यवर। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि आपका आशीर्वाद और शुभकामना ही हमारे लिए पर्याप्त है। इन दुर्लभ औषधियों को आप वापस ले जाइए। मैं आपके इस स्नेह को हमेशा याद रखूंगा। हरिदत्त शर्मा ने सामने खड़े इस युवा को कुछ क्षण तक गौर से देखा और उनकी आंखों में एक बार फिर गहरी प्रशंसा उभर आई, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि आरव केवल चिकित्सा और युद्ध कला में ही असाधारण नहीं था, बल्कि धन और लालच के सामने अपने विवेक को भी स्थिर रख सकता था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हिंदी नॉवल टेलर को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हरिदत्त शर्मा ने आरव की बात सुनकर तुरंत असहमति में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी क्षमता को देखते हुए क्या तुम्हें सच में डर है कि तुम इन चीजों की रक्षा नहीं कर पाओगे? अगर कोई मूर्ख इन्हें हथियाने की कोशिश करेगा तो तुम्हारे एक थप्पड़ से ही उसका काम तमाम हो जाएगा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, घर पर रहते हुए मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं है, लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे दिल्ली राष्ट्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय में अपनी इंटर्नशिप शुरू करने के लिए जाना है। जब तक मैं घर की सारी व्यवस्थाएं ठीक से नहीं कर लेता, तब तक मेरा मन यहां से जाने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरे माता पिता और मेरी बहन साधारण लोग हैं। अगर मेरी गैर मौजूदगी में उनके साथ कुछ हो गया तो मुझे डर है कि वे उस परिस्थिति का सामना आसानी से नहीं कर पाएंगे। हरिदत्त शर्मा ने यह सुना तो उनकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। क्या कहा तुमने? तुम्हारे जैसे चिकित्सा कौशल वाले व्यक्ति को भी अस्पताल में इंटर्नशिप करनी है? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? आरव ने विनम्रता से उत्तर दिया, सीखने की कोई अंतिम सीमा नहीं होती वैद्यवर। अस्पताल की इंटर्नशिप मेरे लिए केवल चिकित्सकीय डिग्री हासिल करने की औपचारिकता नहीं है। मैं अलग अलग प्रकार के रोगियों को देखना चाहता हूं, नए रोगों और जटिल परिस्थितियों का अनुभव प्राप्त करना चाहता हूं और चिकित्सा के ऐसे पहलुओं को समझना चाहता हूं जिनसे अभी तक मेरा सीधा सामना नहीं हुआ है। जितने अधिक रोगियों का उपचार करूंगा और जितने अधिक मामलों को देखूंगा, उतना ही मेरा अपना चिकित्सा कौशल विकसित होगा। हरिदत्त शर्मा ने कुछ क्षण तक आरव को देखते हुए गहरी सांस ली और फिर प्रशंसा भरे स्वर में बोले, तुम्हारे पास इतनी असाधारण चिकित्सा प्रतिभा है, फिर भी तुम्हारे भीतर जरा भी अहंकार नहीं है। इतनी कम उम्र में इतना संयम और विनम्रता मिलना वास्तव में दुर्लभ है। मेरा बेटा तुम्हारे सामने अभी बहुत पीछे है। आरव मुस्कुराया और बोला, आपके पुत्र अभी युवा हैं। यदि वे अपने स्वभाव को थोड़ा और शांत तथा संयमित कर लें तो भविष्य में आपके उत्तराधिकारी बनने और चिकित्सा के क्षेत्र में एक महान व्यक्ति बनने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। हरिदत्त शर्मा का चेहरा यह सुनकर थोड़ा खिल उठा। उन्होंने हंसते हुए कहा, चलो, तुम्हारी ये शुभकामना सच हो, यही उम्मीद करता हूं। फिर उन्होंने सामने रखे दुर्लभ औषधीय संदूकों की ओर देखा और बोले, ठीक है, यदि तुम ये उपहार स्वीकार नहीं करना चाहते तो मैं इन्हें वापस ले जाता हूं। लेकिन आरव, पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के उद्घाटन पर खाली हाथ लौटना भी मुझे उचित नहीं लगेगा, इसलिए मैं अपने लोगों से कुछ सामान्य औषधियां और आवश्यक चिकित्सा उपकरण भिजवा देता हूं। इनका कोई विशेष मूल्य नहीं है और ये तुम्हारे काम भी आएंगे। उम्मीद है इस बार तुम मना नहीं करोगे। आरव जानता था कि पुनर्जीवन आयुर्वेद भवन के लिए सामान्य औषधियां और चिकित्सा उपकरण कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए उसने दोनों हाथ जोड़कर सम्मानपूर्वक कहा, तो फिर मैं आपका ये स्नेह स्वीकार करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैद्यवर। सूर्य प्रताप और हरिदत्त शर्मा दोनों ही मालवा नगर के अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तियों में गिने जाते थे, इसलिए उनका किसी नए चिकित्सा केंद्र के उद्घाटन पर स्वयं उपस्थित होना अपने आप में किसी बड़े प्रचार से कम नहीं था। देखते ही देखते आरव पारंपरिक चिकित्सा केंद्र का नाम पूरे मालवा नगर में फैल गया। शहर की छोटी बड़ी औषधि दुकानों, निजी चिकित्सालयों और पारंपरिक चिकित्सा केंद्रों तक ये बात पहुंच गई कि शहर में एक नया चिकित्सा केंद्र खुला है, जिसके उद्घाटन पर न केवल सूर्य परिवार के उत्तराधिकारी सूर्य प्रताप, बल्कि प्रतिष्ठित पुनर्जीवन आयुर्वेद भवन के मुखिया हरिदत्त शर्मा भी स्वयं आए थे। दोपहर में उद्घाटन समारोह में आए सभी अतिथियों ने सूर्य प्रताप के 4 ऋतु निवास में भोजन किया और उसके बाद धीरे धीरे अपने घरों को लौट गए। इसके बाद आरव पारंपरिक चिकित्सा केंद्र ने आधिकारिक रूप से अपना काम शुरू कर दिया। उद्घाटन समारोह की चर्चा इतनी तेजी से फैली कि बहुत से लोगों को विश्वास हो गया कि इस चिकित्सा केंद्र के पीछे कोई असाधारण चिकित्सक अवश्य होगा, वरना हरिदत्त शर्मा जैसा व्यक्ति स्वयं वहां बधाई देने क्यों आता। इसी जिज्ञासा के कारण दोपहर बाद कुछ रोगी उपचार और परामर्श के लिए दुकान पर आने लगे। आरव भी पूरे समय वहां मौजूद था, लेकिन उसने स्वयं रोगियों का उपचार करने के बजाय एक तरफ बैठकर अपने माता पिता को काम करते हुए ध्यान से देखा। उसके जाने में अब कुछ ही दिन बाकी थे और वो दिल्ली राष्ट्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय में इंटर्नशिप के लिए निकलने वाला था।
जाने से पहले वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके माता पिता उसके बिना भी चिकित्सा केंद्र को ठीक से चला सकें। यदि उसे कहीं कोई कमी दिखाई देती तो वो अपने जाने से पहले उसे ठीक कर देता। आरव के अनुसार दुकान पर कम से कम 1-2 कर्मचारियों की आवश्यकता थी, जो सफाई, सामान व्यवस्थित करने, औषधियां लाने और दूसरे छोटे मोटे काम संभाल सकें। लेकिन जैसे ही उसने अपनी मां सुमित्रा के सामने ये सुझाव रखा, उन्होंने तुरंत इसे अस्वीकार कर दिया। सुमित्रा को मालूम था कि पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और किसी कर्मचारी को रखने का मतलब हर महीने उसके वेतन पर अतिरिक्त खर्च करना था। वो सोचती थी कि जब तक काम खुद किया जा सकता है, तब तक दूसरों को पैसे देने की क्या जरूरत है। ऊपर से चिकित्सा केंद्र अभी नया था और यह भी निश्चित नहीं था कि रोज कितने रोगी आएंगे। यदि रोगी कम आए और कर्मचारी का वेतन देना पड़े तो परिवार को अनावश्यक नुकसान होगा। अपनी मां की ये सोच सुनकर आरव कुछ क्षण तक हंसता भी रहा और बेबस भी महसूस करता रहा। उसे समझ आ गया कि उसकी मां अभी भी पैसों को लेकर कितनी सावधान थी। आखिरकार उसने कर्मचारियों की बात फिलहाल छोड़ दी। हरिशंकर और सुमित्रा ने चिकित्सा केंद्र का काम आपस में बांट लिया। हरिशंकर रोगियों की जांच करने और उन्हें औषधियां देने का काम संभालते, जबकि सुमित्रा पैसे लेने, औषधियों की खरीद और चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था देखती। हरिशंकर को विशेष रूप से नाड़ी परीक्षण, मालिश और हड्डी बैठाने की चिकित्सा में अच्छा अनुभव था। पहले जब वे अपना चिकित्सा केंद्र चलाते थे तब उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था। 1-2 रोगियों की मालिश करने के बाद ही उनके शरीर में थकान भर जाती थी और उन्हें कुछ देर आराम करना पड़ता था। लेकिन जब से उन्होंने आरव द्वारा सिखाई गई सरल मार्शल आर्ट का अभ्यास शुरू किया था, उनका शरीर पहले से कहीं मजबूत हो गया था और उनकी सहन शक्ति भी काफी बढ़ गई थी। अब वे लगातार 10-15 रोगियों की मालिश करने के बाद भी विशेष रूप से थकते नहीं थे। अपने पिता के पैरों का उपचार करते समय आरव ने उन्हें कई विशेष नाड़ी संचालन और मालिश की विधियां भी सिखाई थीं। हरिशंकर ने उन विधियों का बार बार अभ्यास किया और परिणाम स्वरूप उनकी चिकित्सा कुशलता में काफी सुधार हुआ। भले ही उनके शरीर में आरव जैसी दिव्य ऊर्जा नहीं थी, फिर भी आरव द्वारा सिखाई गई तकनीकों से उपचार पाने वाले अधिकांश रोगियों को बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगे। चिकित्सा केंद्र के बाहर लगे बड़े बोर्ड पर साफ अक्षरों में लिखा था, आरव पारंपरिक चिकित्सा केंद्र, हड्डी बैठाने, चोट और आघात के उपचार, नेत्र एवं मुख संबंधी रोगों, कान के संक्रमण, नाक तथा गले के विभिन्न रोगों का उपचार। आरव ने अपने पिता को हड्डी बैठाने की विशेष तकनीक सिखाई थी, इसलिए ऐसे रोगियों का उपचार करना हरिशंकर के लिए कठिन नहीं था। इसके अलावा आरव ने उनके लिए अस्थि संधान एवं मांसपेशी पुनर्निर्माण लेप, जीवन पुनरुद्धार औषधि तथा कई सामान्य रोगों के प्रभावी नुस्खे भी छोड़ दिए थे। इन औषधियों का प्रभाव स्वयं देखकर हरिशंकर को विश्वास हो गया था कि उनका नया चिकित्सा केंद्र निश्चित रूप से सफल होगा। उन्होंने उन सभी विशेष नुस्खों को अत्यंत मूल्यवान मानते हुए एक मजबूत तिजोरी खरीदी और सभी मूल नुस्खों को उसमें सुरक्षित बंद कर दिया ताकि कोई उन्हें चुरा न सके। हरिशंकर के लिए ये नुस्खे केवल औषधियां नहीं थे, बल्कि पूरे आरव परिवार के भविष्य को बदलने की कुंजी थे। उन्हें विश्वास था कि यदि इन औषधियों का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो उनका चिकित्सा केंद्र जल्द ही प्रसिद्ध हो सकता है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन अपने माता पिता को देखते हुए आरव के मन में एक अलग विचार आया। उसके माता पिता दोनों का शरीर सामान्य था और उनके भीतर कोई आध्यात्मिक मूल नहीं था। इसका अर्थ था कि वे साधना के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते थे। यदि उनमें आध्यात्मिक मूल होता तो आरव उन्हें अपने पिछले जन्म की साधना विधियां सिखाकर शरीर को साधारण मनुष्य की सीमा से बहुत आगे ले जा सकता था। हालांकि तभी उसकी नजर अपनी बहन आर्या पर गई और उसके मन में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। आर्या के भीतर वास्तव में अग्नि आध्यात्मिक मूल मौजूद था। इसका अर्थ था कि वो ऊर्जा साधना के मार्ग पर चल सकती थी। अपने पिछले जन्म की साधना स्मृतियों के अनुसार आरव जानता था कि साधना के मुख्यतः 2 मार्ग होते हैं, एक शरीर साधना और दूसरा ऊर्जा साधना। दोनों मार्गों की अपनी अपनी विशेषताएं और कठिनाइयां थीं, लेकिन अंततः दोनों का लक्ष्य शरीर के भीतर ऊर्जा के केंद्र को मजबूत करना था। ऊर्जा साधना का सबसे बड़ा लाभ यह था कि साधक अपेक्षाकृत तेजी से आगे बढ़ सकता था और उसकी शक्ति जल्दी बढ़ती थी, लेकिन उसकी शारीरिक नींव अपेक्षाकृत कमजोर रहती थी। दूसरी ओर शरीर साधना बेहद कठिन और धीमी थी, लेकिन इससे शरीर अत्यंत मजबूत, सहनशील और शक्तिशाली बनता था। चोट लगने के बाद शरीर की स्वयं ठीक होने की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती थी। इसका नुकसान केवल इतना था कि साधक को असाधारण धैर्य, कठिन परिश्रम और अटूट इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती थी। स्वयं आरव के वर्तमान शरीर को पहले उसने कमजोर और साधारण समझा था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि यह वास्तव में एक अत्यंत दुर्लभ जन्मजात दिव्य शरीर था। जन्मजात दिव्य शरीर शरीर साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त था, जबकि आर्या का जन्मजात अग्नि आध्यात्मिक मूल ऊर्जा साधना के लिए अत्यंत अनुकूल था। अपने पिछले जन्म में आरव ने शरीर साधना के मार्ग से आगे बढ़कर अमर सम्राट का पद प्राप्त किया था। उसके मस्तिष्क में पिछले जन्म की अनगिनत साधना विधियां सुरक्षित थीं।
अपनी बहन की क्षमता को व्यर्थ जाने देना उसके लिए संभव नहीं था। इसलिए उसने आर्या के लिए एक विशेष साधना विधि चुनी जिसका नाम था नवचक्र दिव्य अग्नि साधना। लेकिन वो जानता था कि यदि वो अपनी बहन को केवल साधना के कठिन नियम बताएगा तो शायद उसमें रुचि लंबे समय तक नहीं टिकेगी। इसलिए आरव ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि इस साधना का नियमित अभ्यास करने से शरीर की त्वचा निखर सकती है, उम्र बढ़ने की गति धीमी हो सकती है और लंबे समय तक जवानी तथा सुंदरता बनी रह सकती है। जैसे ही उसने ये बात कही, आर्या की आंखें तुरंत चमक उठीं। साधना की कठिनाइयों के बारे में उसका उत्साह भले ही सीमित रहा हो, लेकिन हमेशा जवान और सुंदर बने रहने की बात ने उसके भीतर साधना के प्रति जबरदस्त रुचि जगा दी। आरव ने अपनी बहन को देखकर मन ही मन मुस्कुराया। अब उसके परिवार में एक और व्यक्ति ऐसा था जो धीरे धीरे साधारण जीवन की सीमा पार करके एक असाधारण मार्ग पर कदम रखने वाला था। जब आर्या ने आरव से पूछा कि उसे इतनी अद्भुत साधना विधि आखिर कहाँ से मिली, तो आरव ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर यही बहाना बनाया कि यह विधि उसे उसके एक गुरु ने सिखाई थी। वास्तव में आरव बिल्कुल भी अपनी बहन से झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा था। नवचक्र दिव्य अग्नि साधना वास्तव में इतनी शक्तिशाली साधना थी कि यदि कोई साधक इसे लगातार साधता रहे तो वह सामान्य मनुष्य की सीमाओं को पार कर सकता था और लंबे समय तक अपनी युवावस्था बनाए रख सकता था। जब यह साधना 9वें और अंतिम चक्र तक पहुंचती, तब साधक के भीतर ऐसी अग्नि शक्ति उत्पन्न होती जो आकाश और धरती तक को भस्म करने की क्षमता रखती थी। लेकिन आरव ने आर्या को यह साधना केवल उसकी सुंदरता और युवावस्था के लिए नहीं सिखाई थी। उसके मन में इसका एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य था। वो कुछ ही दिनों में मालवा नगर छोड़कर दिल्ली राष्ट्रीय आयुर्वेद चिकित्सालय में इंटर्नशिप करने जा रहा था और उसके जाने के बाद वो हर समय अपने परिवार के पास मौजूद नहीं रह सकेगा। इसलिए वो चाहता था कि उसकी अनुपस्थिति में आर्या धीरे धीरे अपनी शक्ति विकसित करे और परिवार की रक्षा करने की जिम्मेदारी संभाल सके। इसके अलावा उसने अपने पिता हरिशंकर और माँ सुमित्रा को जो सरल लेकिन प्रभावी युद्ध कला सिखाई थी, यदि वे दोनों नियमित रूप से उसका अभ्यास करते रहें तो उनकी शारीरिक क्षमता और आत्मरक्षा की शक्ति भी सामान्य लोगों से कहीं अधिक हो जाएगी। जब तक उनका सामना किसी वास्तविक उच्च स्तर के योद्धा से न हो, तब तक साधारण बदमाशों के लिए उन्हें नुकसान पहुंचाना आसान नहीं होगा। 3 दिन और बीत गए। इस दौरान आरव पारंपरिक चिकित्सा केंद्र की गतिविधियों पर नजर रखता रहा। उसने देखा कि दुकान अब धीरे धीरे अपनी लय पकड़ चुकी थी। रोगी नियमित रूप से आने लगे थे और उसके माता पिता भी बिना किसी बड़ी परेशानी के पूरा काम संभाल पा रहे थे। ये देखकर आखिरकार आरव के मन की चिंता कुछ कम हुई। अब वो निश्चिंत होकर दिल्ली जाने की तैयारी कर सकता था। उसी शाम परिवार ने साथ बैठकर भोजन किया। भोजन समाप्त होने के बाद आरव ने अपने कमरे में जाकर कुछ आवश्यक कपड़े और सामान एक बैग में रखा। उसने अपने माता पिता को बताया कि उसने उसी रात की तेज रफ्तार रेलगाड़ी का टिकट ले लिया है और कुछ ही देर में निकल जाएगा। लेकिन घर से निकलने से पहले उसने अपने माता पिता को आंगन के एक कोने में लगाए गए 2 विशेष पौधों की ओर ध्यान देने को कहा। उनमें एक था सप्तपर्णी स्वर्ण कमल, जबकि दूसरा था ज्वलंत रक्त हृदय फल। आरव ने विशेष रूप से चेतावनी दी कि इन दोनों पौधों की बहुत अच्छी तरह देखभाल की जाए, क्योंकि भविष्य में ये उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाले थे। हरिशंकर और सुमित्रा ने बेटे की बात को बिल्कुल गंभीरता से लिया। उन्हें भले ही उन पौधों की वास्तविक कीमत का अंदाजा न हो, लेकिन वे जानते थे कि उनका बेटा कभी किसी बात को बिना कारण महत्व नहीं देता। जिस दिन आरव घर से निकलने वाला था, उसी दिन सुमित्रा ने घर की सुरक्षा के लिए एक कुत्ता भी खरीद लिया, ताकि रात के समय घर के आसपास किसी अनजान व्यक्ति की गतिविधि होने पर उन्हें तुरंत पता चल सके। आरव चिकित्सा केंद्र से निकलने के बाद सीधे रेलवे स्टेशन नहीं गया। इसके बजाय उसने पहले मालवा नगर के कुछ हिस्सों में घूमकर अपनी योजना के अंतिम चरण के बारे में सोचा। रात गहराने लगी तो वो बिना किसी को भनक लगे शहर के एक बेहद आलीशान आवासीय क्षेत्र में पहुंच गया। इस इलाके की सबसे बड़ी और शानदार हवेली थी राजवर्धन हवेली नंबर 18, जहां शहर का प्रसिद्ध उद्योगपति धनराज राजवर्धन रहता था। कुछ दिन पहले जब आरव ने भेड़िया सरदार से पूछताछ की थी, तब उसे पता चला था कि काली छाया नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति भूखा भेड़िया गिरोह को पैसे देकर उसके खिलाफ कार्रवाई करवाता था। काफी जांच पड़ताल करने के बाद आरव ने अंततः ये पता लगा लिया था कि काली छाया वास्तव में धनराज राजवर्धन का निजी अंगरक्षक था। अब पूरी कड़ी उसके सामने साफ हो चुकी थी। उसके खिलाफ साजिश का असली सूत्रधार काली छाया नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़ा धनराज राजवर्धन था। धनराज राजवर्धन के पास आरव को निशाना बनाने के कम से कम 2 स्पष्ट कारण थे। पहला, उसका बेटा ललित राजवर्धन पहले कई बार आरव से टकरा चुका था और दोनों के बीच कई विवाद हुए थे। एक पिता के रूप में संभव था कि धनराज अपने बेटे का अपमान और नुकसान सहन न कर पाया हो और उसने बदला लेने के लिए आरव को रास्ते से हटाने का फैसला किया हो।
दूसरा कारण और भी गंभीर था। धनराज राजवर्धन ने एक बार काव्या को नशीली दवा देकर उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी, लेकिन आरव ने समय रहते हस्तक्षेप करके उसकी योजना विफल कर दी थी। उस घटना के बाद से धनराज के मन में आरव के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई थी। लेकिन धनराज जैसा प्रभावशाली व्यक्ति स्वयं किसी युवा से भिड़ने की गलती नहीं करता, इसलिए उसने अपने भरोसेमंद अंगरक्षक काली छाया को आदेश दिया। काली छाया ने आगे भूखा भेड़िया गिरोह से संपर्क किया और अंततः गिरोह ने भैरव पहलवान को आरव के हाथ पैर तोड़ने के लिए भेजा। लेकिन किसी ने भी उस परिणाम की कल्पना नहीं की थी जो आगे हुआ। भैरव पहलवान न केवल अपनी कोशिश में असफल हुआ, बल्कि स्वयं आरव के हाथों बुरी तरह पराजित हुआ। इसके बाद भेड़िया सरदार भी आरव के हाथों मारा गया और कुछ ही दिनों में पूरा भूखा भेड़िया गिरोह बिखर कर समाप्त हो गया। अब आरव मालवा नगर छोड़ने से पहले इस पूरी साजिश का अंतिम हिसाब करना चाहता था। वो किसी ऐसे व्यक्ति को पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहता था जो भविष्य में उसके परिवार के लिए खतरा बन सके। इसलिए इस रात उसके निशाने पर 3 लोग थे: काली छाया, धनराज राजवर्धन और उसका बेटा ललित राजवर्धन। राजवर्धन हवेली नंबर 18 का परिसर कई हजार वर्ग मीटर में फैला हुआ था। 3 मंजिला विशाल हवेली परिसर के मध्य में बनी थी और उसकी वास्तुकला अत्यंत भव्य थी। चारों ओर घना हरियाली क्षेत्र, सजावटी पत्थर, छोटे जलप्रपात और सुंदर बगीचे बने थे। हवेली के सामने लगभग 50 मीटर लंबा एक विशाल स्विमिंग पूल था, जिसका साफ पानी रात के आकाश में चमकते तारों को प्रतिबिंबित कर रहा था। पूल के पूर्वी हिस्से में बड़े बड़े छतरियों के नीचे गोल सफेद मेजें रखी थीं। इस समय उनमें से एक मेज पर लगभग 50 वर्ष का एक भारी शरीर वाला व्यक्ति बैठा था। उसके पेट पर चर्बी साफ दिखाई दे रही थी और उसने केवल आरामदायक वस्त्र पहन रखे थे। वो मुस्कुराते हुए पूल में तैर रही कुछ युवतियों को देख रहा था। उसके दाएं और बाएं 2 महिलाएं बैठी थीं। एक महिला अंगूर छीलकर लगातार उसके मुंह में डाल रही थी, जबकि दूसरी हाथ में पेय का ग्लास लिए हर कुछ क्षण बाद उसे पिला रही थी। धनराज राजवर्धन आराम से बैठा हुआ दोनों ओर बैठी महिलाओं से हंसी मजाक कर रहा था। उसके पीछे लगभग 30 वर्ष का एक लंबा और मजबूत आदमी काले कपड़ों में सीधा खड़ा था। उसका चेहरा कठोर था और उसकी नजरें लगातार पूरे परिसर पर घूम रही थीं। वो व्यक्ति था काली छाया, धनराज राजवर्धन का सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक। उसकी आंखों में कभी कभी सामने चल रहे ऐशो आराम को देखकर ईर्ष्या की हल्की चमक दिखाई देती, लेकिन अगले ही क्षण वो अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित कर लेता। अचानक धनराज ने उसे देखकर हाथ हिलाया और कहा, काली छाया, वहां खड़े रहने की जरूरत नहीं है, इधर आओ और मेरे साथ कुछ पी लो। आदेश सुनते ही काली छाया तुरंत आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक धनराज के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, मालिक, भैरव पहलवान अपंग हो चुका है, भेड़िया सरदार मारा जा चुका है और पूरा भूखा भेड़िया गिरोह भी समाप्त हो गया है। मुझे पूरा संदेह है कि इन सभी घटनाओं के पीछे वही लड़का आरव है। पिछले कुछ दिनों से मेरी बाईं आंख लगातार फड़क रही है और मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली है। धनराज राजवर्धन ने उसकी बात सुनकर ठहाका लगाया। हाँ, इतना घबराने की क्या जरूरत है? मान लो उस लड़के को पता भी चल गया कि उसके पीछे कौन है, तो क्या कर लेगा? अगर वो बदला लेने के लिए यहां तक आने की हिम्मत करता है तो मैं उसे वापस जाने नहीं दूंगा, और अगर उसने मुझे सच में नाराज कर दिया तो उसके पूरे परिवार को मिटा दूंगा। काली छाया ने गंभीरता से कहा, लेकिन मालिक, वो लड़का संभवतः एक वास्तविक योद्धा है। धनराज ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ? मुझे किसी एक योद्धा से डरने की जरूरत है? मुझे विश्वास नहीं कि वो अकेला मेरे उन 8 हथियारबंद लोगों का सामना कर पाएगा जिन्हें मैंने पूरी हवेली के आसपास छिपा कर रखा है। काली छाया कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक उसके भीतर खतरे की तीव्र चेतावनी जाग उठी। उसने तेजी से अपना सिर घुमाया और हवेली के दक्षिण पश्चिमी हिस्से के अंधेरे कोने की ओर देखने लगा। वहां कुछ क्षण पहले तक केवल अंधकार था, लेकिन अब उस अंधेरे के भीतर किसी की उपस्थिति महसूस हो रही थी। काली छाया ने तुरंत अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और अंधेरे की ओर तान दी। कौन है वहां? उसकी आवाज पूरे परिसर में गूंज उठी। कुछ क्षण तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर अंधेरे के भीतर से एक ठंडी और निर्भीक आवाज सुनाई दी, वही जो तुम्हारी मौत बनकर आया है। अगले ही पल एक व्यक्ति धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। उसने काले रंग के साधारण वस्त्र पहन रखे थे और चेहरे पर भयंकर राक्षसी मुखौटा था। उसकी चाल बेहद शांत थी, प्रत्येक कदम नपा तुला था और उसके पैर जमीन पर लगभग बिना आवाज के पड़ रहे थे। लेकिन उसके आसपास का वातावरण जैसे उसके आने से बदल गया था। रास्ते के दोनों ओर खड़े पौधे उसके शरीर के आसपास पैदा हो रहे अदृश्य दबाव से हल्के हल्के झुक रहे थे, मानो किसी तेज हवा ने उन्हें दबा दिया हो। मुखौटे के पीछे से उसकी आंखें बेहद साफ और तीखी दिखाई दे रही थीं। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आरव था। इस समय उसके शरीर से निकलने वाला दबाव इतना भयानक था कि धनराज राजवर्धन, काली छाया और आसपास मौजूद लोगों को अचानक सांस लेना भी कठिन लगने लगा। पूल में मौजूद दोनों महिलाएं भी खतरे को महसूस कर चुकी थीं।
वे घबराकर तुरंत पानी से बाहर आईं और धनराज के पास खड़ी हो गईं। अंधेरी रात में धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आरव अब सीधे उन 3 लोगों के सामने खड़ा था जिन्होंने उसके जीवन और उसके परिवार के खिलाफ साजिश रची थी। इस बार वो किसी चेतावनी के लिए नहीं आया था, वो अपना अंतिम हिसाब चुकाने आया था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हिंदी नॉवल टेलर को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर तुमने आगे एक कदम भी बढ़ाया तो मैं गोली चला दूंगा। काली छाया ने बेहद कठोर स्वर में चेतावनी दी। उसकी उंगलियां पिस्तौल की पकड़ पर और कस गई थीं और हथेली पर अनायास पसीना छलक आया था। सामने खड़े नकाबपोश व्यक्ति से निकल रही भयानक दबावपूर्ण उपस्थिति ने उसके भीतर खतरे की घंटियां बजा दी थीं। धनराज राजवर्धन ने जीवन में अनगिनत उतार चढ़ाव देखे थे। अचानक सामने आए इस रहस्यमय व्यक्ति से वो भीतर तक चौंका जरूर था, लेकिन उसने अपनी घबराहट चेहरे पर नहीं आने दी। उसने अपने दोनों ओर बैठी महिलाओं को धीरे से दूर किया और फिर आराम से खड़ा होकर उस नकाबपोश व्यक्ति को ध्यान से देखने लगा, मानो उसकी पहचान का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा हो। युवावस्था में धनराज राजवर्धन का संबंध शहर की अंधेरी दुनिया से रहा था। उस समय उसने कई गैर कानूनी धंधों में हाथ आजमाया था और अपने रास्ते में आने वाले अनेक लोगों को दुश्मन बनाया था। बाद में उसने अपने पुराने कारोबार को धीरे धीरे साफ सुथरा दिखाकर खुद को एक प्रतिष्ठित उद्योगपति के रूप में स्थापित कर लिया और मालवा नगर के ऊंचे कारोबारी वर्ग में अपनी जगह बना ली। लेकिन धनराज का स्वभाव कभी नहीं बदला था। वो अंदर से आज भी उतना ही निर्दयी और कठोर था जितना अपनी युवावस्था में हुआ करता था। वर्षों में उसकी संपत्ति जितनी बढ़ी थी, उसके दुश्मनों की संख्या भी उतनी ही बढ़ी थी। कानूनी दुनिया में भी और अपराध की दुनिया में भी ऐसे कई लोग थे जो किसी न किसी कारण से उसकी मौत चाहते थे। इसलिए उसे लगा कि सामने खड़ा नकाबपोश व्यक्ति भी शायद उसके किसी पुराने दुश्मन द्वारा भेजा गया हत्यारा है। जिस व्यक्ति ने हवेली के बाहर तैनात सुरक्षा व्यवस्था को पार करके सीधे उसके निजी परिसर तक पहुंच बना ली थी, वो निश्चित रूप से साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता था। काली छाया ने पहले ही अनुमान लगाया था कि यह आदमी किसी विशेष युद्ध कला का साधक हो सकता है और अब धनराज को भी उसकी बात सही लग रही थी। हवेली के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी भले ही बेहद प्रशिक्षित थे, लेकिन अंदर छिपे 8 हथियारबंद अंगरक्षक उनसे भी कहीं अधिक खतरनाक थे। उनमें से हर एक के पास आधुनिक पिस्तौल थी और सभी को अलग अलग स्थानों पर छिपाकर रखा गया था। धनराज को पूरा विश्वास था कि इस समय 8 हथियारबंद लोग अपनी बंदूकों का निशाना उस नकाबपोश व्यक्ति पर साधे बैठे होंगे और उसके केवल एक आदेश की देर थी। उसके बाद सामने खड़े व्यक्ति का शरीर गोलियों से छलनी हो जाता। धनराज के विचार से दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा भी आखिर इंसान ही होता है और इंसानी शरीर गोलियों के सामने अधिक देर तक टिक नहीं सकता। काली छाया की चेतावनी का असर होता दिखाई दिया। नकाबपोश व्यक्ति अचानक रुक गया और उसकी नजरें एक बार धनराज से होते हुए काली छाया पर जा टिकीं। धनराज ने मेज पर रखी सिगरेट उठाई, उसे जलाया और 2 गहरे कश लेकर धीरे धीरे धुआं बाहर छोड़ा। धुएं की हल्की परत के बीच उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने सामने खड़े व्यक्ति से पूछा, तुम्हें मुझे मारने के लिए किसने भेजा है? नकाबपोश व्यक्ति का स्वर बेहद शांत था। मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद तुम्हें मारने आया हूं। धनराज की भौहें तन गईं। क्या हमारी कोई पुरानी दुश्मनी है? नकाबपोश व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने मेरे हाथ पैर तोड़ने के लिए लोगों को भेजा था। पहले मेरा इरादा भी यही था कि तुम्हारे साथ वही किया जाए जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की थी, लेकिन अभी कुछ देर पहले तुमने मेरे पूरे परिवार को मिटा देने की धमकी दी है। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अब मुझे पहले तुम्हें और तुम्हारे बेटे को खत्म करना होगा। ये सुनते ही धनराज राजवर्धन के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। उसकी पत्नी की कुछ वर्ष पहले बीमारी के कारण मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद उसने दूसरी शादी नहीं की थी। अब उसके परिवार में केवल वही और उसका बेटा ललित राजवर्धन बचे थे। अगर उन दोनों को खत्म कर दिया जाता तो राजवर्धन परिवार की अगली पीढ़ी ही समाप्त हो जाती। नकाबपोश व्यक्ति की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि काली छाया की आंखों में अचानक पहचान की चमक उभरी। उसने घबराकर चिल्लाना शुरू किया, तुम तो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही हवा में हल्की सी सीटी जैसी आवाज गूंजी। नकाबपोश व्यक्ति के हाथ से कई बारीक सुइयां बिजली की गति से निकलीं और सफेद चमकती रेखाओं की तरह हवा को चीरती हुई सामने खड़ी 4 महिलाओं के शरीर में जा धांसी। चारों महिलाओं के मुंह से हल्की कराह निकली और वे एक एक करके जमीन पर गिर पड़ीं। वे मरी नहीं थीं, लेकिन कुछ ही क्षणों में बेहोश हो चुकी थीं। अब उस स्थान पर केवल धनराज राजवर्धन, काली छाया और नकाबपोश व्यक्ति ही रह गए थे। चारों महिलाओं को एक ही पल में इतनी दूरी से निष्क्रिय होते देखकर काली छाया का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कोई सामान्य योद्धा नहीं था। उसने कांपती आवाज में चीखते हुए कहा, आरव, तुम आरव हो। इसके साथ ही उसने पिस्तौल उठाकर लगातार गोलियां चला दी। गोलियों की आवाज ने शांत रात को चीर दिया और दूर तक गूंज उठी।
काली छाया को पूरा विश्वास था कि जैसे ही उसने गोली चलाई होगी, हवेली के आसपास छिपे 8 हथियारबंद लोग भी उसी समय गोलीबारी शुरू कर देंगे। 9 बंदूकें एक साथ किसी व्यक्ति पर तनी हो और आसपास 100 मीटर तक कोई मजबूत आड़ न हो। ऐसी स्थिति में बच निकलना लगभग असंभव था। लेकिन अगले ही क्षण काली छाया की आंखें फैल गईं। लगभग 30 मीटर दूर खड़ा आरव गोलियों के बीच इस तरह हिल रहा था कि उसकी आकृति एक धुंधली छाया जैसी दिखाई दे रही थी। हर गोली उसके शरीर के पास से गुजरती, लेकिन एक भी गोली उसे छू तक नहीं पाती। इससे भी अधिक विचित्र बात यह थी कि अंधेरे में छिपे हुए 8 हथियारबंद अंगरक्षक बिल्कुल शांत थे। उनकी ओर से एक भी गोली नहीं चली। काली छाया ने ठंडी सांस खींची और उसी क्षण समझ गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उसने गोली चलाते हुए धनराज को पीछे खींचा और एक उल्टी हुई गोल मेज के पीछे ले जाकर झुका दिया। मालिक, नीचे रहिए। धनराज ने घबराकर चारों ओर देखा। उसके चेहरे पर पहली बार वास्तविक डर दिखाई दे रहा था। क्या हो रहा है? हमारे 8 आदमी कहाँ हैं? काली छाया ने दांत भींचते हुए कहा। मुझे लगता है वे 8 पहले ही खत्म किए जा चुके हैं। क्या? धनराज की आंखें फैल गईं। वे सभी प्रशिक्षित हथियारबंद लोग थे। उनकी निशानेबाजी और युद्ध कौशल सेना के विशेष प्रशिक्षित जवानों के स्तर का था। वे बिना आवाज किए कैसे मारे जा सकते हैं? काली छाया ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा था कि वो लड़का एक योद्धा है, लेकिन अब लगता है कि वो कोई साधारण योद्धा नहीं है। चाहे हमारे लोग कितने भी प्रशिक्षित क्यों ना हो, इतने शक्तिशाली योद्धा के सामने उनकी बंदूकें भी बेकार साबित हो सकती हैं। धनराज ने कांपती आवाज में पूछा, क्या वो सच में आरव है? काली छाया ने सामने देखते हुए कहा, उसने इस बात से इनकार नहीं किया, इसलिए पूरी संभावना है कि वही है। अब क्या करें? धनराज की आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। काली छाया ने कुछ क्षण सोचा, लेकिन उसके पास भी कोई उत्तर नहीं था। मुझे नहीं पता। धनराज ने बेचैनी में कहा, क्या हम यहां बैठकर मौत का इंतजार करेंगे? जल्दी से मदद बुलाओ, अपने लोगों को फोन करो और जितने आदमी हो सकें यहां बुलाओ। युवावस्था में धनराज हत्या और हिंसा से कभी नहीं डरता था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ उसकी बहादुरी धीरे धीरे सुविधा और संपत्ति के पीछे छिप गई थी। अब जब मौत उसके सामने खड़ी दिखाई दे रही थी, उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ भय पूरी ताकत से बाहर आ गया। काली छाया ने एक हाथ में पिस्तौल पकड़े हुए दूसरे हाथ से मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके ठीक पीछे से बर्फ जैसी ठंडी आवाज सुनाई दी। अब बहुत देर हो चुकी है। दोनों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने धीरे धीरे पीछे देखा और उनके चेहरे भय से जड़ हो गए। कुछ ही क्षण पहले जो व्यक्ति उनसे लगभग 30 मीटर दूर खड़ा था, वो अब उनके ठीक सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर वही भयंकर मुखौटा था जिसे देखकर किसी के भी भीतर भय पैदा हो सकता था। आरव ने अपना नकाब उतारकर एक हाथ में पकड़ रखा था और उसके चेहरे पर बेहद शांत लेकिन रहस्यमय मुस्कान थी। धनराज, राजवर्धन और काली छाया दोनों ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आरव इतनी तेज गति से उनके सामने कैसे पहुंच गया। काली छाया को तुरंत समझ आया कि आरव ने किसी अत्यंत उच्च स्तर की गति साधना का प्रयोग किया है, लेकिन उसकी गति इतनी भयानक थी कि उसकी आंखें भी उसका पीछा नहीं कर सकीं। भय और क्रोध के मिश्रण में काली छाया ने जोर से चीखते हुए पिस्तौल को आरव की ओर घुमाया, लेकिन गोली चलाने का अवसर मिलने से पहले ही आरव की टांग बिजली की तरह आगे बढ़ी और एक जोरदार प्रहार के साथ पिस्तौल काली छाया के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी और उछलती हुई सीधे स्विमिंग पूल में जा पड़ी। आरव मुस्कुराया और बोला, तुमने सही पहचाना, मैं ही आरव हूं। भेड़िया सरदार को मैंने ही खत्म किया था और अब तुम्हारी बारी है। उसके होंठों पर उभरी मुस्कान किसी सामान्य युवक की मुस्कान नहीं लग रही थी। धनराज और काली छाया की नजरों में वो मुस्कान किसी नरक से निकले दानव की चेतावनी जैसी थी। काली छाया ने दहाड़ते हुए कहा, मरने वाला तुम हो। उसने अपना शरीर पीछे की ओर झुकाया, दोनों पैरों में ताकत भरकर अचानक जमीन से उछलते हुए अपनी प्रसिद्ध युद्ध चाल गरुड़ प्रहार का प्रयोग किया और पूरी शक्ति से आरव के निचले पेट पर लात मारने के लिए आगे बढ़ा। काली छाया की शक्ति किसी सामान्य योद्धा से कहीं अधिक थी और उसका यह प्रहार एक मजबूत व्यक्ति को भी पल भर में जमीन पर गिरा सकता था। उसी क्षण धनराज राजवर्धन की आंखों में भी हत्या की क्रूर चमक उभरी। उसने जमीन पर पड़ा एक फल काटने वाला चाकू उठाया और आरव की छाती को निशाना बनाकर पूरी ताकत से आगे झपट पड़ा। अब दोनों ओर से एक साथ घातक हमला हो चुका था। एक तरफ काली छाया की प्रचंड लात और दूसरी तरफ धनराज राजवर्धन का चमकता हुआ चाकू, जबकि उनके सामने खड़ा आरव शांत भाव से उन्हें देख रहा था। आरव के होंठों पर हल्की सी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान उभरी। उसने अपने शरीर को जरा सा एक ओर मोड़ा और काली छाया के घातक पैर के प्रहार को आसानी से खाली जाने दिया। उसी क्षण उसने अपना दायां हाथ उठाया और पूरी सटीकता से धनराज राजवर्धन के हाथ में पकड़े फल काटने वाले चाकू पर हथेली से प्रहार कर दिया। स्विश! चाकू धनराज के हाथ से छूटकर हवा में घूमता हुआ सीधा नीचे की ओर गिरा और उसकी धार ने अपना रास्ता बदलने के बजाय ठीक सामने मौजूद काली छाया के गले को भेद दिया।
धनराज राजवर्धन की आंखें अविश्वास से फैल गईं। वो कुछ क्षणों तक उसी स्थान पर जड़वत खड़ा रहा, मानो उसके सामने जो हुआ था उसे उसका मस्तिष्क स्वीकार ही नहीं कर पा रहा हो। दूसरी ओर काली छाया का चेहरा दर्द, भय और अविश्वास से विकृत हो गया। उसके शरीर में कुछ क्षण तक ऐंठन हुई, फिर उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई और वो जमीन पर गिरकर हमेशा के लिए शांत हो गया। ये दृश्य देखते ही धनराज का वर्षों पुराना घमंड पूरी तरह टूट गया। वो अचानक आरव के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपना माथा जमीन पर पटकते हुए गिड़गिड़ाने लगा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा। अगर तुम्हें धन चाहिए तो मैं अपना खजाना खोल दूंगा। अगर तुम्हें आलीशान जीवन चाहिए तो मैं तुम्हें वो भी दे सकता हूं। तुम्हें सुंदर स्त्रियां चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए जितनी चाहो उतनी व्यवस्था कर सकता हूं। बस मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे लिए जिंदगी भर नौकर की तरह काम करूंगा। धनराज लगातार सिर पटकता जा रहा था। उसके माथे से खून निकलने लगा था और आंसू तथा पसीना उसके चेहरे पर बह रहे थे। कुछ ही क्षण पहले तक जो व्यक्ति शहर के बड़े उद्योगपतियों में गिना जाता था, जिसकी एक आवाज पर दर्जनों लोग दौड़े चले आते थे, वो अब अपनी जान बचाने के लिए किसी असहाय भिखारी की तरह आरव के सामने पड़ा था। आरव ने उसकी हालत देखकर केवल तिरस्कार से उसकी ओर देखा। उसे धनराज के रोने गिड़गिड़ाने से जरा भी सहानुभूति नहीं हुई। चलो, आरव ने ठंडे स्वर में कहा, अब तुम्हारे बेटे को ढूंढते हैं। इतना कहकर उसने धनराज को कॉलर से पकड़कर आसानी से उठा लिया और कुछ दूरी पर बनी विशाल हवेली की ओर चल पड़ा। चलते समय आरव की इंद्रियां चारों दिशाओं में पूरी तरह सक्रिय थीं। उसके आसपास लगभग 200 मीटर के दायरे में घास की हल्की सरसराहट तक उसकी सुनने की क्षमता से बच नहीं सकती थी। तभी उसके कानों ने हवेली की तीसरी मंजिल से आती कुछ अश्लील आवाजों को पकड़ लिया। किसी कमरे में तेज आवाज में मनोरंजन कार्यक्रम चल रहा था और उसके बीच एक पुरुष तथा 2 महिलाओं की आपत्तिजनक गतिविधियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शायद कमरे में टीवी की आवाज बहुत तेज थी या हवेली की दीवारें इतनी मोटी थीं कि बाहर का शोर अंदर नहीं पहुंच रहा था। इसलिए अंदर मौजूद लोगों को हवेली के बाहर चल रहे संघर्ष की जरा भी खबर नहीं थी। उस कमरे में मौजूद पुरुष कोई और नहीं बल्कि धनराज राजवर्धन का बेटा ललित राजवर्धन था। ललित का नाम सुनते ही आरव को इस शरीर के पुराने जीवन की एक घटना याद आ गई। उसे अपनी पूर्व प्रेमिका सोनाली याद आई, जिसने कभी इस शरीर के पुराने मालिक को छोड़कर धनवान परिवार के बेटे ललित राजवर्धन का साथ पकड़ लिया था। उसे लगा था कि ललित के साथ संबंध बनाकर वो अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा लेगी, लेकिन ललित ने भी उसे कुछ ही समय बाद छोड़ दिया था। बाद में जब आरव की आर्थिक स्थिति सुधरी, उसके पहनावे और रहन सहन में बदलाव आया और उसके पास महंगा मोबाइल दिखाई देने लगा, तब सोनाली फिर से उसके करीब आने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन आरव ने उसकी ओर दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा। ऊपर से सुरभि के साथ उसकी बढ़ती नजदीकियों ने सोनाली को और अधिक शर्मिंदा कर दिया था। कॉलेज में दोनों को साथ देखकर लोग उन्हें लगभग एक जोड़े की तरह समझने लगे थे, जिसके कारण सोनाली के लिए आरव के सामने आना भी मुश्किल हो गया था। अब गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं और कॉलेज के विद्यार्थी अलग अलग अस्पतालों तथा संस्थानों में प्रशिक्षण के लिए चले गए थे। इसलिए सोनाली इस समय कहाँ थी, ये आरव को पता नहीं था। भले ही ललित कभी उसका सहपाठी रहा हो, लेकिन भेड़िया सरदार गिरोह द्वारा उसके विरुद्ध की गई पूरी साजिश की जड़ कहीं न कहीं ललित तक पहुंचती थी। इसलिए आरव ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो उसे भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। धनराज ने जैसे ही समझा कि आरव उसके बेटे की ओर बढ़ रहा है, वो घबराकर चीख उठा, आरव, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनी आधी संपत्ति दे दूंगा। नहीं, आधी से भी ज्यादा, अरबों रुपए की संपत्ति है मेरी, जितना चाहो ले लो। लेकिन आरव उसके लगातार बकवास करने से परेशान हो गया। उसने उसकी गर्दन के पास कुछ विशेष बिंदुओं पर हल्का दबाव दिया और उसकी आवाज तथा शरीर की गति दोनों को कुछ समय के लिए रोक दिया। अब धनराज केवल आंखों से घबराकर इधर उधर देख सकता था। हवेली का मुख्य दरवाजा बंद नहीं था। आरव उसे उठाए हुए भीतर पहुंचा और सीढ़ियों से होते हुए तीसरी मंजिल पर उस कमरे तक पहुंचा जहां से कुछ क्षण पहले तक अश्लील शोर सुनाई दे रहा था। अब कमरे के बाहर खड़े होकर वो आवाज और भी स्पष्ट सुन सकता था, धड़ाम। आरव ने अपना भयंकर मुखौटा दोबारा चेहरे पर लगाया और एक जोरदार लात मारकर कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। वो बिना किसी हड़बड़ी के भीतर दाखिल हुआ। कमरे में तेज कृत्रिम खुशबू और शराब की मिलीजुली गंध फैली हुई थी। बीच में एक विशाल बिस्तर था, जिस पर ललित राजवर्धन 2 महिलाओं के साथ आपत्तिजनक अवस्था में मौजूद था। एक महिला ने कॉलेज जैसी पोशाक पहन रखी थी, जबकि दूसरी चिकित्सा कर्मचारी जैसी पोशाक में थी। दरवाजा टूटने की आवाज सुनते ही तीनों ने एक साथ सिर घुमाकर सामने देखा और अचानक पूरी तरह जड़ हो गए। उनकी आंखों के सामने भयंकर मुखौटा पहने आरव खड़ा था और उसके हाथ में धनराज राजवर्धन था। आरव ने कमरे में नजर दौड़ाई, फिर बिना किसी भाव के आगे बढ़कर टीवी बंद कर दिया। अचानक कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ललित राजवर्धन, तुम्हें तो जिंदगी का आनंद लेना खूब आता है। उसने धनराज को बिस्तर पर फेंक दिया और वहां मौजूद दोनों महिलाओं को हल्के प्रहार से बेहोश कर दिया।
इसके बाद वो आराम से कमरे के सोफे पर जाकर बैठ गया और अपने पैरों को एक दूसरे के ऊपर रख लिया। ललित ने जल्दी से अपने शरीर को ढकने के लिए पास पड़ा कपड़ा उठा लिया और घबराकर पूछा, तुम कौन हो? उसे आरव की आवाज कुछ परिचित लग रही थी, लेकिन अचानक की इस स्थिति में वो पहचान नहीं पा रहा था। फिर उसकी नजर बिस्तर पर पड़े अपने पिता पर गई। धनराज लगातार उसे आंखों से कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। पापा, आपको क्या हुआ? ललित ने घबराकर पूछा। उसी समय आरव ने अपना मुखौटा उतार दिया। अब सामने उसका वास्तविक चेहरा था। वहां मौजूद दोनों महिलाओं के बेहोश होने और धनराज तथा ललित के सामने अपनी पहचान उजागर करने से उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि दोनों की जिंदगी अब उसके हाथों में थी। ललित की आंखें अचानक फैल गईं। आरव, तुम! उसने कांपते हुए उंगली उठाई। अगले ही पल उसका डर क्रोध में बदल गया। तुम मेरे घर में घुसकर क्या कर रहे हो? बाहर निकलो! लेकिन फिर उसे आरव की असाधारण युद्ध कौशल याद आई और उसका चेहरा फिर से डर से भर गया। उसने तुरंत अपने पिता की ओर देखकर पूछा, पापा, हमारे सुरक्षाकर्मी कहाँ हैं? काली छाया कहाँ है? बाकी सभी लोग कहाँ हैं? धनराज का चेहरा सूजा हुआ था और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में केवल निराशा और भय था। आरव ने शांत स्वर में कहा, काली छाया मर चुका है। तुम्हारे सभी सुरक्षाकर्मी भी खत्म हो चुके हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो अपने पिता से पूछ लो। इतना कहकर उसने धनराज के गले पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया। धनराज को बोलने की क्षमता वापस मिलते ही वो लगभग चीख पड़ा, ललित, ये सच कह रहा है! काली छाया मर चुका है। बाकी सभी सुरक्षाकर्मी भी मर चुके हैं। इन्हें इसी ने खत्म किया है। जल्दी से इसके सामने घुटनों पर बैठो और अपनी जान की भीख मांगो। लेकिन ललित के लिए यह सब स्वीकार करना असंभव था। वो बिस्तर पर जड़ होकर बैठा रहा और लगातार सिर हिलाता रहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये असंभव है। धनराज गुस्से और भय दोनों से कांप रहा था। बेवकूफ! क्या तुम्हें लगता है मैं इस समय झूठ बोलूंगा? अगर तुमने अभी इसकी दया नहीं मांगी तो हमारे पास जिंदा रहने का कोई मौका नहीं बचेगा। आरव ने दोनों को कुछ क्षण देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम दोनों में से हर एक मेरे लिए एक काम कर दे तो शायद मैं तुम दोनों की जान छोड़ दूं। धनराज ने तुरंत कहा, एक काम? हम 100 काम करेंगे, 1000 काम करेंगे। बस बताओ क्या करना है। आरव धीरे धीरे खड़ा हुआ और धनराज के पास जाकर उसके शरीर पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा दिए। फिर उसने अपनी उंगली से ललित राजवर्धन की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने बेटे को मार दो और मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। ये सुनते ही धनराज का चेहरा बदल गया। असंभव! वो लगभग चीख उठा। वो कितना भी निर्दयी क्यों न रहा हो, अपने इकलौते बेटे की हत्या करने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। आरव हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने अपना चेहरा ललित की ओर घुमाया और कहा, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपने पिता को मार दो। ललित का शरीर भय से कांपने लगा। उसके होंठ सूख चुके थे और वो लगातार सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगले ही पल धनराज की आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी। उसने बेड के पास रखी मेज की भारी लैंप उठाई और पूरी ताकत से आरव की ओर फेंक दी। साथ ही उसका लगभग 100 किलो भारी शरीर भी गरजते हुए आरव की ओर झपटा। कमरे में पिता पुत्र के जीवन मरण का फैसला करने वाला वो क्षण आखिर शुरू हो चुका था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हिंदी नॉवल टेलर को अभी सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आरव ने तेजी से उसकी ओर आती मेज की भारी लैंप को हवा में ही पकड़ लिया और उसे अपने पीछे रखी मेज पर शांत भाव से रख दिया। इसके बाद उसने आगे बढ़कर धनराज राजवर्धन को एक जोरदार लात मारी, जिससे वो वापस बिस्तर पर जा गिरा। आरव ने उसकी ओर देखते हुए ठंडी सांस ली और कहा, कहते हैं कि शेर भी अपने बच्चों को नहीं खाता। लगता है तुम्हारे भीतर अभी भी थोड़ी इंसानियत बाकी है। अपने ही बेटे को मारना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, इसलिए लगता है अब मुझे तुम्हारे बेटे को समझाना पड़ेगा। इतना कहकर आरव ने फल रखने की टोकरी से एक चाकू उठाया और धीरे धीरे ललित राजवर्धन की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में ऐसा ठंडा भाव था कि ललित का पूरा शरीर भय से कांपने लगा। आरव ने शांत स्वर में पूछा, तो बताओ क्या फैसला किया? अपने पिता धनराज को मार दो और मैं तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। ललित ने घबराकर सिर हिलाते हुए फिर इनकार कर दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आरव ने उसकी कलाई पकड़ ली। अगले ही क्षण चाकू बिजली की गति से नीचे आया और ललित की बाईं छोटी उंगली का एक हिस्सा कटकर बिस्तर पर जा गिरा। खून तेजी से बहने लगा। ललित की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। वो दर्द से तड़पने लगा और उसके माथे से पसीने की धार बहने लगी। आरव ने बिना किसी भाव के पूछा, अब बताओ, अपने पिता को मारोगे? ललित ने दर्द से कांपते हुए फिर सिर हिला दिया। नहीं। चाकू फिर उठा। इस बार उसकी बाईं अनामिका उंगली का एक हिस्सा कटकर बिस्तर पर जा गिरा। ललित की चीख पहले से भी अधिक भयानक थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और वो दर्द के कारण लगभग बेहोश होने की स्थिति में पहुंच गया था। आरव ने तीसरी उंगली की ओर चाकू बढ़ाते हुए पूछा, अब? ललित का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। आखिरकार उसके भीतर का भय उसकी सारी हिम्मत पर भारी पड़ गया। उसने घबराकर कहा, नहीं नहीं,
मैं करूंगा, मैं उसे मार दूंगा। उसने आरव के हाथ से चाकू छीन लिया, दांत भींचे, आंखें बंद की और कांपते हुए अपने पिता धनराज राजवर्धन के पेट में चाकू घोंप दिया। पापा, मुझे माफ कर देना, मैं ये दर्द और सहन नहीं कर सकता। ललित रोते हुए अपने पिता की आंखों में देखने लगा। धनराज के चेहरे पर गहरा दुख था, लेकिन उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। उसके मुंह से खून बह रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, अच्छा अच्छा, मेरे बेटे, मेरे अच्छे बेटे। इसके बाद उसकी आवाज हमेशा के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे बुझ गई और शरीर निर्जीव होकर बिस्तर पर फैल गया। आरव ने यह सब शांत भाव से देखा। उसके चेहरे पर जरा भी दया नहीं थी। जिस व्यक्ति ने कुछ समय पहले उसके पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी थी, उसके लिए आरव के भीतर किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं बची थी। उसने ललित की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे पिता तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। इसका अर्थ है कि उनके भीतर अभी भी थोड़ी इंसानियत बची थी, लेकिन तुमने अपने ही पिता की हत्या कर दी। तुम तो जानवर से भी बदतर निकले। ललित ने कांपते हुए कहा, तुमने मुझे मजबूर किया था। आरव हल्के से हंसा और बिस्तर के पास जाकर खड़ा हो गया। ललित तुरंत पीछे हटते हुए बिस्तर के कोने में जा दुबका और भयभीत होकर बोला, लेकिन तुमने कहा था कि अगर मैं अपने पिता को मार दूंगा तो तुम मेरी जान छोड़ दोगे। आरव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हें सजा भी नहीं दूंगा। इतना कहकर उसने ललित को पकड़ लिया और अपनी हथेली उसके सिर पर रख दी। उसके शरीर से निकली प्रचंड प्राण शक्ति हथेली के रास्ते ललित के मस्तिष्क में प्रवाहित होने लगी। ललित का पूरा शरीर अचानक कांप उठा। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे बुझने लगी और उसके चेहरे पर मौजूद भय, क्रोध तथा घबराहट सब गायब हो गए। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें खाली और भावशून्य हो गईं। वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह बैठा था जिसकी मानसिक क्षमता लगभग नष्ट हो चुकी हो। आरव ने ठंडे स्वर में कहा, तुम जैसे व्यक्ति का मूर्ख बनकर रह जाना ही बेहतर है। कम से कम अब तुम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे। इतना कहकर आरव ने दोबारा ललित की ओर देखा तक नहीं। उसका शरीर एक क्षण में हवा की तरह हल्का हुआ और वो हवेली से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद उसकी आकृति अंधेरी रात में पूरी तरह गायब हो चुकी थी। धनराज राजवर्धन की मृत्यु और ललित राजवर्धन की मानसिक स्थिति के बारे में आगे क्या हलचल होगी, इसके बारे में सोचने के लिए आरव के पास समय नहीं था और न ही वो इसकी परवाह करता था। मालवा नगर की सीमा से बाहर निकलते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी पिंजरे में बंद पक्षी को अचानक खुला आकाश मिल गया हो। उसने अपनी गति साधना को पूरी तरह सक्रिय कर दिया और अंधेरी रात में शहर से दूर फैले विशाल मैदानों की ओर उत्तर दिशा में दौड़ पड़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि पीछे केवल धुंधली सी छाया दिखाई देती थी। आरव ने तय किया था कि वो मालवा नगर से इंद्रप्रस्थ तक का सफर अपने पैरों से पूरा करेगा। उसने विमान, बस या किसी अन्य वाहन का सहारा न लेने का फैसला 2 कारणों से किया था। पहला कारण था कि यात्रा के दौरान उसे साधना के लिए उपयोगी संसाधन मिलने की संभावना बनी रहे। असली साधना के संसाधन अक्सर गहरे जंगलों, पर्वतों और निर्जन घाटियों में छिपे होते हैं, जहां सामान्य यात्रियों की नजर कभी नहीं पहुंचती। उनमें ऐसी दुर्लभ औषधियां और जड़ी बूटियां हो सकती थीं जिनमें प्रचुर जीवन ऊर्जा मौजूद हो। अगर वो विमान या वाहन से सीधे इंद्रप्रस्थ चला जाता तो ऐसे अवसर आसानी से उसके हाथ से निकल जाते। दूसरा कारण था अपने शरीर को कठिन परिस्थितियों में प्रशिक्षित करना। मालवा नगर से इंद्रप्रस्थ की दूरी हजारों किलोमीटर में फैली थी और आरव ने मन ही मन तय किया कि वो लगभग 3 दिनों में इस यात्रा को पूरा करेगा। इसका अर्थ था कि उसे प्रतिदिन सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। सामान्य मार्गों से जाना उसके लिए आसान था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसे रास्ते चुने जो मैदानों, जंगलों और पर्वतीय क्षेत्रों से होकर गुजरते थे। उसके लिए शरीर की सीमाओं को चुनौती देना ही सबसे प्रभावी प्रशिक्षण था। यात्रा के दौरान उसका प्राण बल धीरे धीरे समाप्त होता गया। दूसरे दिन शाम तक वो लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पार कर चुका था। उसके शरीर में थकान भर चुकी थी और प्राण शक्ति इतनी कम हो गई थी कि उसे लगा जैसे उसका शरीर किसी भी क्षण जमीन पर गिर जाएगा। तब उसने एक निर्जन घास के मैदान में बैठकर पद्मासन लगाया और अपनी साधना की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसने धीरे धीरे श्वास को नियंत्रित किया और शरीर के भीतर बिखरी ऊर्जा को फिर से एकत्र करना शुरू किया। काफी देर तक साधना करने के बाद उसकी प्राण शक्ति वापस लौटने लगी। ऊर्जा पूरी तरह बहाल होने पर उसने अपने बैग से कुछ भोजन और पानी निकाला और पेट भरकर खाया। बाहर से देखने पर यह प्रशिक्षण शायद सामान्य दौड़ने जैसा लगता था, लेकिन आरव जानता था कि महान शक्ति एक ही दिन में नहीं बनती। छोटी छोटी धाराएं मिलकर नदी बनती हैं और निरंतर अभ्यास से ही शरीर तथा आत्मबल अपनी सीमाओं को पार करते हैं। उस रात जब वो एक पर्वतीय क्षेत्र के किनारे पहुंचा तो उसने एक छोटी पहाड़ी की हरी घास पर बैठकर पूरी रात साधना की। सुबह सूर्योदय से कुछ क्षण पहले उसने अपनी आंखें खोलीं। रात भर की साधना के बाद उसके भीतर की ऊर्जा अब उबलती हुई नदी की तरह बह रही थी। सूरज की पहली किरण क्षितिज से निकली तो आरव ने आकाश की ओर देखकर जोरदार गर्जना की।
उसकी आवाज से आसपास के जंगलों में बैठे पक्षी अचानक उड़ गए और कई जंगली जानवर घबराकर भागने लगे। ये इलाका पूरी तरह निर्जन था, इसलिए आरव को किसी के सुन लेने की चिंता नहीं थी। उसके भीतर संचित प्रचंड ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए उसने नाग, व्याघ्र, गरुड़, गज साधना की विभिन्न युद्ध चालों का अभ्यास शुरू कर दिया। उसके हर प्रहार के साथ हवा में कंपन पैदा हो रहा था। मुट्ठियां, हथेलियां, पैर और कोहनियां लगातार गति कर रहे थे। कुछ ही देर में आसपास की घास दबकर जमीन से चिपक गई और छोटे पत्थर तक इधर उधर बिखर गए। जब उसके भीतर का अधिकांश अतिरिक्त ऊर्जा प्रवाह शांत हुआ, तभी उसने अभ्यास बंद किया। कुछ भोजन करने और अपना बैग व्यवस्थित करने के बाद आरव फिर उत्तर दिशा में आगे बढ़ गया। सामने फैली पर्वतमाला को स्थानीय लोग विंध्यगिरी पर्वत कहते थे। ये विशाल पर्वतीय क्षेत्र मालवा नगर और इंद्रप्रस्थ के बीच फैला हुआ था और दूर दूर तक ऊंची चोटियों, गहरी घाटियों तथा घने जंगलों से भरा था। इसका पूर्वी भाग अपेक्षाकृत समतल था और हाल के वर्षों में वहां तक सड़कें पहुंच गई थीं, लेकिन पश्चिमी भाग बेहद दुर्गम था। वहां असंख्य खाइयां, खड़ी चट्टानें और घने वन थे, जहां सामान्य मनुष्य का पहुंचना लगभग असंभव था। लेकिन आरव के लिए इन प्राकृतिक बाधाओं का कोई विशेष महत्व नहीं था। जब उसे ऊंची और खड़ी पर्वत चोटियां मिलीं, तो वो बंदर की तरह चट्टानों पर छलांग लगाता हुआ उन्हें पार कर गया। जहां गहरी खाइयां मिलीं, वहां चौड़ी खाइयों के चारों ओर से रास्ता बनाया और संकरी खाइयों के ऊपर अपनी गति साधना का प्रयोग करते हुए ऐसे छलांग लगाई जैसे कोई विशाल पक्षी अपने पंख फैलाकर हवा में उड़ रहा हो। दोपहर के करीब आरव लगभग 1000 मीटर ऊंची पर्वत चोटी को पार कर दूसरी ओर पहुंचा। उसने नीचे की ओर देखा तो उसकी नजर एक छोटी नदी के किनारे तेजी से आगे बढ़ते हुए 100 से अधिक लोगों के एक समूह पर पड़ी। उस समूह में साधु, सन्यासी, तपस्वी और सामान्य वेशभूषा वाले लोग सभी शामिल थे। उनमें से आधे से अधिक लोगों के पास तलवार, भाले और अन्य पारंपरिक हथियार थे। पहाड़ी रास्ता बेहद पथरीला और कठिन होने के बावजूद वे लोग असाधारण गति से आगे बढ़ रहे थे, मानो उनके पैरों के नीचे समतल जमीन हो। आरव उनसे लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर था। इतनी दूरी के कारण वो उनके चेहरे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था और उनकी बातचीत भी सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उनकी चाल, शरीर की गति और पर्वतीय क्षेत्र में असाधारण संतुलन देखकर आरव तुरंत समझ गया कि ये सामान्य यात्री नहीं थे। ये सभी युद्ध कला के साधक थे और उनमें से प्रत्येक की शक्ति साधारण योद्धाओं से कहीं अधिक प्रतीत हो रही थी। आरव ने देखा कि सामने से गुजर रहा वो विशाल दल असामान्य रूप से जल्दबाजी में आगे बढ़ रहा था, जैसे उन सभी को किसी निश्चित स्थान तक पहुंचने की अत्यंत जल्दी हो और उनके पास समय बिल्कुल न हो। उनकी चाल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन फिर भी वे कठिन पहाड़ी रास्तों पर इतनी सहजता से आगे बढ़ रहे थे, मानो ऊबड़ खाबड़ पत्थरों, ढलानों और झाड़ियों से भरा रास्ता उनके लिए किसी समतल मैदान से अधिक कठिन न हो। इस दृश्य ने आरव की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। वो कुछ क्षण तक एक ऊंची चट्टान के पीछे छिपा रहा और जब पूरा दल आगे निकल गया, तब वो धीरे धीरे पर्वत की ढलान से नीचे उतरा। उसने आसपास फैली चट्टानों, झाड़ियों और घने वृक्षों को अपनी आड़ बनाया और बेहद सावधानी से उस दल का पीछा करना शुरू कर दिया। वो अपने कदमों की गति तक नियंत्रित कर रहा था, ताकि सूखी टहनी टूटने या पत्थर खिसकने जैसी मामूली आवाज भी न हो। कुछ ही देर में जब वो दल से लगभग 300 मीटर पीछे रह गया, तभी उसकी नजर आगे चल रहे लोगों के बीच 2 परिचित चेहरों पर पड़ी। वे वज्रानंद और वीरानंद थे, वही दोनों युद्ध साधु जिन्हें आरव पहले ही अपने हाथों से पराजित कर चुका था। दोनों अब भी गेरुए रंग के युद्ध साधु वस्त्र पहने हुए थे और 4-5 अन्य साधुओं के साथ चल रहे थे। उनके आगे लगभग 40 वर्ष की आयु का एक मजबूत शरीर वाला अधेड़ साधु चल रहा था, जिसके हाथ में भारी धातु का दंड था। उसका चेहरा गोल, शरीर गठीला और कदम अत्यंत स्थिर थे। वो जिस तरह जमीन पर पैर रख रहा था, उससे हर कदम के साथ धूल की हल्की परत हवा में उठ रही थी। केवल उसकी चाल देखकर ही समझा जा सकता था कि उसने वर्षों तक कठोर युद्ध कला का अभ्यास किया था। आरव ने वज्रानंद और वीरानंद को ध्यान से देखा और उसके मन में हल्की हैरानी पैदा हुई। पिछली बार जब उसने दोनों को घायल किया था, तब उसे लगा था कि उनकी चोटों को पूरी तरह ठीक होने में कम से कम 1 महीने से अधिक समय लगेगा, लेकिन इस समय दोनों पूरी तरह स्वस्थ दिखाई दे रहे थे और उनके कदमों में तनिक भी कमजोरी नहीं थी। आरव ने मन ही मन अनुमान लगाया कि उस प्राचीन साधु संप्रदाय के पास निश्चित रूप से ऐसी औषधियां मौजूद होंगी जो गंभीर आंतरिक और बाहरी चोटों को बहुत तेजी से ठीक कर सकती थीं। हालांकि वज्रानंद और वीरानंद की मौजूदगी आरव के लिए विशेष चिंता का विषय नहीं थी। उसकी असली रुचि इस बात में थी कि साधुओं, तपस्वियों और अलग अलग वेशभूषा में चल रहे इतने सारे युद्ध साधक आखिर जा कहाँ रहे थे और उनका उद्देश्य क्या था। आरव ने अपनी गति थोड़ी और बढ़ाई और धीरे धीरे दल के अंतिम हिस्से के करीब पहुंच गया।
उसने आगे चल रहे प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति को अपनी तीक्ष्ण इंद्रियों से परखा और जल्द ही उसे पता चल गया कि इस पूरे दल में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो अकेले उसके लिए वास्तविक खतरा बन सके। ये जानकर उसका मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसने सावधानी बिल्कुल नहीं छोड़ी। वो जानता था कि सामने 100 से अधिक युद्ध साधक थे और भले ही उनमें से कोई भी अकेले उसका मुकाबला न कर सके, लेकिन यदि इतने लोग एक साथ उस पर टूट पड़ते तो वर्तमान शक्ति के स्तर पर उससे निपटना भी आसान नहीं होता। इसलिए आरव ने खुले रास्ते से चलने के बजाय घने जंगल का सहारा लिया। पेड़ों की मोटी शाखाओं, झाड़ियों और चौड़ी पत्तियों के बीच छिपते हुए वो दल के अंतिम 2 युवकों के और करीब पहुंच गया। कुछ ही क्षणों बाद उसके कानों में उनकी धीमी बातचीत स्पष्ट रूप से पड़ने लगी। एक युवक ने धीमे स्वर में पूछा, भैया, नीलगिरी आश्रम के साधुओं ने कहा है कि उन्हें इस क्षेत्र में किसी स्वर्ग स्तरीय युद्ध साधक की विरासत मिली है। क्या तुम्हें लगता है कि यह खबर सच है? कहीं वे हमें किसी जाल में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? दूसरे युवक ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, सच हो या झूठ, वहां जाकर देखने में हमारा क्या नुकसान है? लेकिन अगर यह बात सच निकली तो सोचो हमें क्या मिलने वाला है। किसी स्वर्ग स्तरीय युद्ध साधक की विरासत। केवल इसका नाम सुनकर ही रोमांच हो रहा है। पहला युवक कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, लेकिन नीलगिरी आश्रम के लोगों ने खुद उस विरासत को हासिल क्यों नहीं कर लिया? अगर उन्हें पहले ही उसका पता चल गया था तो उन्होंने बाकी संप्रदायों को बुलाने की जरूरत क्यों समझी? दूसरे युवक ने उत्तर दिया, मैंने भी यही सवाल पूछा था। वहां के एक साधु ने बताया कि वो विरासत एक गुफा के भीतर छिपी है और उस गुफा की रक्षा एक ऐसे शक्तिशाली आत्मशक्तिवान वानर द्वारा की जा रही है जिसकी शक्ति एक गहन स्तर के युद्ध साधक के बराबर है। नीलगिरी आश्रम के लोग उसे अकेले पराजित नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने सहायता के लिए संदेश भेजा और सभी प्रमुख संप्रदायों को बुलाया। पहला युवक ये सुनकर कुछ क्षण शांत रहा, फिर उत्सुकता से पूछ बैठा, अगर वास्तव में हमें उस स्वर्ग स्तरीय युद्ध साधक की विरासत मिल गई तो फिर चारों प्रमुख संप्रदाय उसे किस प्रकार बांटेंगे? दूसरे ने उत्तर दिया, जिस संप्रदाय का योगदान सबसे अधिक होगा उसे विरासत का बड़ा हिस्सा मिलेगा। यही पहले से तय हुआ है। पहला युवक फिर बोला, इस बार तो मेघवर्षा मठ, नीलगिरी आश्रम, प्राचीन धर्मपीठ और धन्वंतरी औषधि आश्रम, इन चारों प्रमुख संप्रदायों ने मिलकर 100 से अधिक युद्ध साधकों को भेजा है। कई वर्षों बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अर्धगुप्त संप्रदाय एक साथ बाहर निकले हैं। यह निश्चित रूप से बहुत बड़ी घटना है। दूसरा युवक गंभीर स्वर में बोला, हमारे पास दूसरा विकल्प भी नहीं था। पहली बात, उस गहन स्तर के युद्ध साधक के बराबर शक्तिशाली वानर को हराना आसान नहीं होगा। दूसरी बात, चारों संप्रदाय एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा भी नहीं करते। यदि किसी एक संप्रदाय ने मौका देखकर पूरी विरासत पर कब्जा करने की कोशिश की तो बाकी तीनों को पहले से तैयार रहना होगा। पहला युवक कुछ सोचकर बोला, लेकिन हमारे मेघवर्षा मठ के पास तो कई गहन स्तर के युद्ध साधक हैं। फिर हमारे आचार्य ने इस बार ज्यादा शक्तिशाली लोगों को क्यों नहीं भेजा? दूसरे युवक ने हंसते हुए कहा, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? बाकी तीनों प्रमुख संप्रदायों ने भी केवल एक एक गहन स्तर के युद्ध साधक को नेतृत्व के लिए भेजा है। यदि हमारा संप्रदाय उससे ज्यादा शक्तिशाली लोग भेज देता तो बाकी तीनों तुरंत सतर्क हो जाते और आपसी शक्ति संतुलन बिगड़ जाता। इसे ही शक्ति संतुलन बनाए रखना कहते हैं। इसके अलावा हमारे आचार्य ने इस बार कई युवा उत्तराधिकारियों को भी भेजा है ताकि वे इस अवसर का उपयोग करके बाहरी संसार को देखें, अनुभव प्राप्त करें और भविष्य के लिए अपनी क्षमता बढ़ाएं। पहला युवक अब समझ गया और धीमे से बोला, अब बात समझ में आई। दोनों अपनी बातचीत में इतने व्यस्त थे कि उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि उनसे लगभग 100 मीटर पीछे आरव किसी अदृश्य छाया की तरह उनका पीछा कर रहा था और उनकी कही हुई एक एक बात उसके कानों तक स्पष्ट रूप से पहुंच रही थी। जैसे ही आरव ने स्वर्ग स्तरीय युद्ध साधक की विरासत के बारे में सुना, उसकी आंखों में अचानक तीखी चमक उभर आई। वो जानता था कि इस संसार के सामान्य लोगों को प्राचीन युद्ध जगत के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन कुछ शक्तिशाली परिवारों और उसके परिचितों से उसे इस दुनिया की वास्तविक व्यवस्था के बारे में काफी कुछ पता चल चुका था। इस संसार में युद्ध साधकों की दुनिया मुख्य रूप से 2 प्रकार के संप्रदायों में विभाजित थी, अर्धगुप्त संप्रदाय और गुप्त संप्रदाय। अर्धगुप्त संप्रदायों में प्राचीन धर्मपीठ, नीलगिरी आश्रम और धन्वंतरी औषधि आश्रम जैसे संस्थान शामिल थे। इनमें से कुछ संप्रदाय नगरों के भीतर रहते थे, जबकि कुछ प्रसिद्ध पर्वतों, जंगलों और नदियों के बीच अपने आश्रम स्थापित करके सामान्य संसार से सीमित दूरी बनाए रखते थे। इन संप्रदायों के शिष्य सामान्यतः अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते थे और जब तक उनके अपने हितों को नुकसान न पहुंचाया जाए, वे सामान्य संसार के विवादों में हस्तक्षेप करने से बचते थे। अर्धगुप्त संप्रदायों में अधिकांश युद्ध साधक पीले स्तर के होते थे, जबकि गहन स्तर के युद्ध साधक मुख्यतः वरिष्ठ आचार्य और बुजुर्ग होते थे और उनकी संख्या बेहद कम होती थी। दूसरी ओर गुप्त संप्रदाय सामान्यतः दूर दराज के पर्वतों और घने जंगलों के भीतर स्थित होते थे। उनके शिष्य सांसारिक जीवन से लगभग पूरी तरह अलग रहते,
अपना अधिकांश समय साधना में बिताते और सामान्य मनुष्यों के मामलों से दूर रहते थे। कहा जाता था कि गुप्त संप्रदायों में अधिकांश शक्तिशाली साधक पृथ्वी स्तर तक पहुंच चुके थे, जबकि स्वर्ग स्तर के युद्ध साधक अत्यंत दुर्लभ थे। इसी कारण जब किसी स्वर्ग स्तरीय युद्ध साधक की विरासत के प्रकट होने की खबर सामने आई, तो ये अर्धगुप्त संप्रदायों के लिए किसी अमूल्य खजाने से कम नहीं थी। यही वजह थी कि नीलगिरी आश्रम ने जब इस रहस्यमय विरासत की सूचना मेघवर्षा मठ, प्राचीन धर्मपीठ और धन्वंतरी औषधि आश्रम को दी, तो तीनों संप्रदायों ने बिना समय गंवाए अपने अपने युद्ध साधकों को वहां भेज दिया। यदि खबर झूठी निकलती तो उन्हें केवल यात्रा और समय का नुकसान होता, लेकिन यदि यह सच निकलती तो स्वर्ग स्तरीय युद्ध साधक की विरासत का छोटा सा हिस्सा भी उनके लिए ऐसी संपत्ति बन सकता था जिसकी कीमत किसी धन से नहीं आंकी जा सकती थी। इसी कारण चारों प्रमुख संप्रदायों ने अपने सबसे शक्तिशाली गहन स्तर के युद्ध साधकों में से एक एक को इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए भेजा था, जबकि उनके साथ बड़ी संख्या में पीले स्तर के युद्ध साधक भी आए थे। इस तरह 100 से अधिक युद्ध साधकों का यह विशाल खोजी दल तैयार हुआ था। आरव ने अपनी वर्तमान शक्ति का फिर से आकलन किया। उसकी नाग व्याघ्र गरुड़ गज साधना अब संचित प्राण अवस्था के मध्य चरण तक पहुंच चुकी थी, और इस संसार की शक्ति व्यवस्था के अनुसार उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति मध्य स्तर के गहन युद्ध साधक के बराबर थी। इसका अर्थ था कि अर्धगुप्त संप्रदायों की दुनिया में भी वह पहले से ही शीर्ष श्रेणी के विशेषज्ञों में शामिल था। उसके सामने मौजूद 4 सबसे शक्तिशाली लोगों की शक्ति केवल प्रारंभिक गहन स्तर तक थी। इसलिए आरव को भरोसा था कि भले ही ये 100 से अधिक लोग एक साथ उस पर टूट पड़ें, उसके लिए स्थिति कठिन जरूर होगी, लेकिन यदि उसे पीछे हटने की आवश्यकता पड़ी तो इन लोगों में से कोई भी उसे रोक नहीं सकेगा। इसके अलावा उसकी इंद्रियां अत्यंत तीक्ष्ण थीं और छिपकर किसी का पीछा करने का उसका अनुभव असाधारण था। जब तक वो सावधानी बरतता, सामने चल रहे लोगों के लिए उसकी मौजूदगी का पता लगाना लगभग असंभव था। दल लगातार आगे बढ़ता रहा। उन्होंने घने जंगलों को पार किया, 2 गहरी खाइयों के ऊपर से छलांग लगाकर उन्हें पार किया और 3 ऊंची पर्वत धाराओं को पार करने के बाद अंततः उनके सामने एक विशाल घाटी प्रकट हुई। वो घाटी आकार में लगभग 2 बड़े खेल मैदानों जितनी थी। चारों ओर घनी हरियाली फैली हुई थी। जमीन पर जंगली फूलों की अनगिनत किस्में बिखरी थीं और हवा में उनकी हल्की सुगंध तैर रही थी। घाटी के पश्चिमी हिस्से में एक छोटा सा वृक्ष समूह था, जहां से समय समय पर पक्षियों के मधुर स्वर सुनाई पड़ते थे। उस वृक्ष समूह के पास कई दर्जन मीटर चौड़ा एक शांत जलाशय था, जिसकी गहराई इतनी अधिक प्रतीत होती थी कि उसकी तलहटी दिखाई ही नहीं देती थी। आसपास के ऊंचे पर्वत, घने पेड़ और आकाश के हल्के बादल उसकी शांत जल सतह पर प्रतिबिंबित हो रहे थे, जिसके कारण पूरा जलाशय किसी विशाल हरे रत्न की तरह चमक रहा था। चारों ओर फैली हरियाली, जंगली फूलों की सुगंध, पर्वतों की शांत छाया, पक्षियों की मधुर आवाज और निर्मल हवा ने उस घाटी को किसी छिपे हुए स्वर्ग जैसा बना दिया था। लेकिन उस सुंदर और शांत दृश्य को देखते हुए भी आरव के मन में अचानक एक अनजाना संदेह जाग उठा। इतनी सुंदर, इतनी शांत और इतनी निर्जन घाटी, आखिर अपने भीतर कौन सा रहस्य छिपाए बैठी थी? और यदि वास्तव में यहां किसी स्वर्ग स्तरीय युद्ध साधक की विरासत मौजूद थी, तो उसकी रक्षा करने वाला वो रहस्यमय शक्तिशाली वानर आखिर कहां था? तो दोस्तों, ये थी हिंदी नॉवल टेलर की अध्याय 91 से 100 तक की पूरी रोमांचक कहानी, जहां आरव हजारों कठिनाइयों को पार करते हुए एक विशाल युद्ध साधक दल के पीछे पहुंचता है और उसे पता चलता है कि आगे एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध साधक की रहस्यमयी विरासत छिपी हुई है, जिसकी रक्षा एक बेहद शक्तिशाली वानर कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि उस रहस्यमयी घाटी में आरव का सामना किससे होगा और क्या वो इस अमूल्य विरासत को हासिल कर पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हिंदी नॉवल टेलर के अगले अध्याय के साथ।